मार्शल वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 61 से 70। 2 अगरबत्ती पहले ही जलकर राख हो चुकी हैं। ली टाई और वांग मान के चेहरे बदसूरत थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन मिंग इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। यह इस बात का सबूत था कि लिन मिंग पहले ही उनसे आगे निकल चुका था, कि वह शीर्ष 150 रैंकिंग में प्रवेश करने की संभावना रखता था। बड़े भाई, ये लिन मिंग अभी भी वहां लड़ रहा है। ली टाई का मुंह फड़क उठा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों भाइयों की प्रतिभा दूसरों से कमतर थी, लेकिन वे वास्तविक युद्ध में भी बराबरी नहीं कर सके। इस सब से ली टाई उदास हो गई। हमने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की युवा प्रतिभा को कम करके आंका। जब लिन मिंग ने वांग यानफेन के साथ लड़ाई की तो उसने अपने असली कौशल को छुपाया होगा, या तो ऐसा था या फिर उसकी प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेज रही होगी। उस समय जब पहला व्यक्ति 10,000 किलिंग एरे से बाहर निकला तो प्रकाश की एक किरण निकली। ये व्यक्ति लिन मिंग नहीं था, बल्कि अर्थ हॉल का एक पुराना शिष्य था। उनका अंतिम परिणाम 147 था। 147। हे भगवान, ये लिन मिंग 150 शीर्ष रैंकिंग से आगे बढ़ने के लिए अपनी 15 वर्ष की उम्र पर भरोसा कर रहा है। यह वही परिणाम है जो लिंगसेन, तकू और झांग गुआन्यू ने हासिल किया था। ये कहते हुए कि लिन मिंग इन तीनों अस्तित्वों के बराबर था, कई उपस्थित लोगों के दिल ठंडे हो गए। ये तीनों व्यक्ति हमेशा से ही अडिग और अवर्णनीय अस्तित्व रहे हैं, जो रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 3 रैंकों पर विराजमान थे। उनकी ताकत चौथे और 5वें रैंक वालों से एक स्तर अधिक थी। और ये कहना कि लिन मिंग ने ये सम्मान इन 3 लोगों के साथ साझा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसी तरह से कुछ दुर्लभ सामग्री खोजकर खा ली थी या फिर बचपन में उसे किसी तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब तक वह इन तीनों के बराबर रहने में सफल रहा, तब तक उसकी भावी ख्याति दुनिया में गूंजती रहेगी। इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, ये केवल समय है जो बीत गया है। हो सकता है कि लिन मिंग हत्या करने में बहुत धीमा है और वह अपना अधिकांश समय भागने में बिताता है। यदि ऐसा है तो उसके पास अभी 200 अंक नहीं होंगे। यह उचित है। वहां लंबे समय तक रहने का मतलब यह नहीं है कि उसका स्कोर भी ऊंचा है। जो पुराना शिष्य बाहर आया था, उसकी रैंक 147 थी और वह अभी अभी शीर्ष 150 में आया था। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। 10,000 संहारक व्यूह की भ्रामक दुनिया में यदि कोई शत्रुओं को भगा भी दे और उन्हें मार न भी डाले तो भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली भी हो तो भी वह अनिश्चित काल तक घर के अंदर नहीं रह सकता था। बेशक अगर उनकी शक्ति एक जियानटियन विशेषज्ञ से अधिक हो तो वे सीधे बाधाओं को तोड़ सकते थे, लेकिन यह एक अलग मामला था। लिन मिंग ने कोई बेकार की चकमाबाजी नहीं की थी। जब से उसने पहली बार शिकार करना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक उसने एक बार भी आराम की सांस नहीं ली। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, मारना मारना मारना। अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन एक शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल था जो प्रकाश और यान का चरमसार था। इसकी हर शैली और चाल आगे बढ़ना और सभी दुश्मनों को साहस के साथ चुनौती देना था। यह कोई कौशल मैनुअल नहीं था जो गंदे हवाई युद्धों का पक्ष लेता हो। लिन मिंग की मुठियां पहले से ही खून से भीग चुकी थीं। हर बार जब कोई शत्रु मरता था तो उसका स्थान कोई अधिक शक्तिशाली शत्रु ले लेता था। ये प्रेत प्राणी शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के आरंभ में शुरू हुए और तीसरे चरण के शिखर बन गए, और यहां तक कि शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण मांसपेशियों में परिवर्तन तक पहुंच गए। वहां पहले से ही 3 अल्टे मसल स्तर के दुश्मन उपस्थित थे और विसरा ट्रेनिंग स्तर के दुश्मनों के कारण ध्यान भंग हो रहा था। यहां तक कि लिन मिंग को भी उनका सामना करना मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से लिन मिंग को ट्रू प्राइमल केस फॉर्मूला की पहली परत की बड़ी सफलता से समर्थन मिला। लिन मिंग का असली सार समृद्ध और जीवंत था, और ये बढ़ता रहा। उनकी शारीरिक शक्ति में कोई खास कमी नहीं आई थी। यहां तक कि एक टिकाऊ मार्शल कलाकार जो विसरा प्रशिक्षण के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया है और सांप की तरह सांस ले सकता है, उसके लिए भी उसकी लचीलापन के साथ तुलना करना मुश्किल होगा। दुश्मन अधिकाधिक शक्तिशाली होते गए और अंत में एक शारीरिक परिवर्तन द्वितीय स्तर का क्रूर जानवर प्रकट हुआ। ये एक क्रिस्टल समर्थित मकड़ी थी। जब यह जानवर प्रकट हुआ तो लिन मिंग ने अपने ऊपर भारी दबाव महसूस किया। क्रिस्टल समर्थित मकड़ी की रक्षात्मक क्षमताएं आश्चर्यजनक थीं, तलवार से भी इसे घायल करना मुश्किल था। यह अपनी मकड़ी के रेशम से लंबी दूरी तक हमला भी कर सकता है। मकड़ी का रेशम स्टील के तार की तरह टिकाऊ था। इन सभी दुश्मनों के बीच एक बार वह इस रेशम में उलझ गया तो वह तुरंत मर जाएगा। इस मकड़ी से निपटना मुश्किल है। लिन मिंग ने कसकर भौहें सिकोड़ी। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो वह इस मकड़ी को तब तक थका सकता था जब तक कि वह मर न जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति में जब चारों ओर खतरा था, वह इस रणनीति पर विचार नहीं कर सकता था। एक और जहां उसे कई दुश्मनों के हमलों से निपटना था, वहीं दूसरी ओर उसे इस मकड़ी के लंबी दूरी के हमले से भी बचना था। लिन मिंग संकट से घिरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक तेज तलवार की रोशनी उस पर उड़ी। लिन मिंग तुरंत पीछे हट गया और खतरनाक तलवार की रोशनी उसकी छाती से बाल बाल बच गई। इस तीखी तलवार की आभा से सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते थे। लिन मिंग को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उसकी अपनी मुठियां अपर्याप्त हथियार थीं।
यदि वह एक ही शत्रु के विरुद्ध होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इस अराजक भीड़ के बीच उसने पाया कि वह अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने में असमर्थ है। यदि वह किसी दुश्मन पर हमला करता, विशेष रूप से निकट दूरी से, तो वह दुश्मन द्वारा रोके जाने के प्रति असुरक्षित हो जाता। शायद उसे कोई हथियार चुनना चाहिए। यदि हाँ, तो उसे क्या चुनना चाहिए? लिनमिन के दिमाग में विचारों और कल्पनाओं का तूफान दौड़ने लगा। तलवार। स्काई फॉर्चून किंगडम में 90% मार्शल कलाकार तलवार का इस्तेमाल करते थे। इसका कारण यह था कि तलवार का प्रयोग विविध था और उसके हमले तीखे और भयंकर थे। यद्यपि तलवारबाजी के शिखर तक पहुंचना कठिन था, लेकिन प्रवेश की बाधाएं अधिक नहीं थीं। एक तलवार आक्रमण भी कर सकती है और एक तलवार बचाव भी कर सकती है, और यह भारी भी हो सकती है या हल्की भी। ये एक बहुमुखी हथियार था जिसने दुनिया के सभी हथियारों के बीच सैनिकों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। लेकिन लिन मिन को लगा कि तलवार उसके अनुकूल नहीं है। उन्होंने जो विकसित किया वह था अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन, जो सभी शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअलों में सबसे अधिक यांग है। यदि वह बड़ी सफलता के स्तर पर पहुंच गया तो उसका आभामंडल एक उफनती सुनामी की तरह होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को बहा ले जाएगा। यदि वह किसी देवता को देखता तो देवता को मार डालता, यदि वह किसी राक्षस को देखता तो राक्षस को मार डालता। लेकिन तलवार चलाने वाला मास्टर अलग था। वे अपनी चपलता, निरंतर बदलती शैली, जटिल चाल और चालाक हमलों के लिए जाने जाते थे। उनकी शैली उनसे मेल नहीं खाती थी। तो फिर कृपान के बारे में क्या? यदि स्काई फॉर्चून किंगडम के 90% मार्शल कलाकारों ने तलवार का इस्तेमाल किया, तो शेष 10% में से आधे से अधिक ने संभवतः कृपान का इस्तेमाल किया। कृपान तलवार की तुलना में कम कुशल थी, लेकिन इसकी प्रहार शक्ति प्रबल थी। इसके हमले लगातार और निरंतर थे। एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार के हाथों में ये विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। कई विरोधियों के साथ युद्ध में इसके अंतहीन हमले अप्रतिरोध्य और अजेय होंगे। उन मामलों में इसे हथियारों का तानाशाह कहा जा सकता है। लेकिन लिन मिन को भी लगा कि कृपान उसे सूट नहीं करती। यद्यपि कृपान में कभी कभी अत्यधिक आक्रामक शक्ति होती थी, फिर भी इसमें आक्रमण के कुछ तरीके थे। यद्यपि यह अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ काट छांट और विभाजन कर सकता था, लेकिन इसमें अदम्य शक्ति का अभाव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन मिन को अचानक कई दिन पहले की बात याद आ गई जब उसकी मुलाकात मार्शल लेक्चर हॉल में लैन यून्युए से हुई थी। जब वहां मौजूद बुजुर्ग बुनियादी बातों पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक हथियार के बारे में विस्तार से बात की। भाला। स्काई फॉर्चून किंगडम में बहुत कम मार्शल कलाकार भाले का प्रयोग करते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि भाला मजबूत नहीं था, बल्कि वास्तव में मामला इसके ठीक विपरीत था। हर भाले का वार शक्तिशाली और अदम्य था, लेकिन भाला चलाना सीखना कठिन था, और उसमें निपुणता हासिल करना तो और भी कठिन था। किसी भी अन्य हथियार की तुलना में भाला चलाने का अभ्यास करने में अधिक समय लगता है। एक भाला विभाजित कर सकता है, वह छेद सकता है, वह खींच सकता है, वह धकेल सकता है, वह फूल की तरह नाच सकता है, वह शत्रुओं के घेरे को खत्म कर सकता है। इसकी भव्य आभा अद्वितीय थी और इसके हमले अजेय थे। 1000 की सेना को मिटाने के लिए केवल भाला ही था। भाले को 100 सैनिकों का राजा कहा जाता था। ये शीर्षक होना स्पष्टतः बहुत बड़ा काम था, लेकिन भाले का अभ्यास करना कठिन था और इसे चलाना भी कठिन था। यहां तक कि भाले का निर्माण भी तलवार या कृपान से कई गुना अधिक जटिल था। कृपान और तलवार जैसे ब्लेड के लिए जब तक स्टील ठीक है, तब तक यह अतुलनीय रूप से तेज हो सकता है। लेकिन भाले की डंडी को विलो शाखा की तरह कठोर तथापि लचीला होना आवश्यक था। स्टील और लोहे में अपेक्षित प्रत्यास्थ गुण नहीं थे और उनका उपयोग शाफ्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। लेकिन लकड़ी और बांस लचीले तो थे, लेकिन वे पर्याप्त कठोर नहीं थे। वजन भी बहुत हल्का था और उनकी मारक क्षमता भी सामान्य थी। वास्तविक लड़ाई में इसे आसानी से धारदार हथियार से 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले खजाने के भाले का मूल्य खजाने की तलवार या कृपान से 5 से 6 गुना अधिक था, और उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। लिन मिंग एक ओर लड़ रहा था और दूसरी ओर हथियार के चयन पर तेजी से विचार कर रहा था। उसके दिमाग में एक बुजुर्ग द्वारा भाले के गुणों पर दिया गया व्याख्यान घूम रहा था। हालांकि इस तरह की जीवन मरण की लड़ाई में विचलित होना केवल आपदा को आमंत्रित करना था। जैसे ही लिन मिंग ने अंततः निर्णय लिया, मकड़ी के रेशम का एक टुकड़ा तीर की तरह उड़ता हुआ उसकी ओर आया। लिन मिंग हवा में कूद गया, मुश्किल से इस खतरे से बच पाया, लेकिन जिस समय वह हवा में मुड़ रहा था, एक तलवार एक मुश्किल कोण से उसे काटती हुई आ रही थी। लिन मिंग को केवल अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसका खून हवा में उछल रहा था। वह घायल है। 10,000 हत्या सरनी के बाहर लिन मिंग के मुख्य शरीर ने प्रतिक्रिया दिखाई। उसे जोरदार खांसी आ रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये लड़का ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। देख रहे मार्शल कलाकारों ने सामूहिक सांस छोड़ी और आराम किया। यहाँ के अधिकांश मार्शल कलाकार दूसरों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखना चाहते थे। 7 गहन मार्शल हाउस पर पहले से ही 3 पवित्र गायें दबाव डाल रही थीं। वे नहीं चाहते थे कि कोई और उन पर दबाव डाले। ये पहले से ही प्रभावशाली है कि वह इतने लंबे समय तक टिके रहे। 2 अगरबत्तियां जलाई गई हैं। अगर वह इससे ज्यादा देर तक जाता है तो ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। उसका काम खत्म हो गया है। वह 150 के आसपास की रैंकिंग तक पहुंच सकते हैं।
10,000 हत्याओं वाली सेना के बाहर भी प्रतिष्ठित और अभिमानी झांग कैन के रंग रूप में परिवर्तन दिख रहा था। हालांकि लिन मिंग की रैंकिंग अब उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन पहली बार रैंकिंग युद्ध में कोई भी जो रैंक हासिल कर सकता था वह उसकी क्षमता का प्रतीक था। ये बात वास्तव में चिंताजनक और भयभीत करने वाली है कि एक 15 वर्षीय बालक केवल तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ 15 रैंक तक पहुंच सकता है। इस लिन मिंग ने निश्चित रूप से क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल खा ली है और इसीलिए उसके पास इतनी ताकत है। हालांकि ये केवल गोलियां लेने से आई ताकत है, मैं उसे नीची नज़र से नहीं देख सकता। झांग कैंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे अपने ऊपर दबाव महसूस हो रहा था। ये घाव हल्का नहीं है। लिन मिंग ने चोट को दबाने के लिए ट्रू प्राइमल कैस फॉर्मूला को घुमाया, लेकिन फिर भी खून बहता रहा। घाव से खून बह रहा है। मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी। यह असंभव है कि एक स्थायी युद्ध लड़ा जाए। अगर ऐसा है तो लिन मिंग की आंखें ठंडी थी क्योंकि उसकी नज़र एक शुरुआती ऑल्टरिंग मसल मार्शल आर्टिस्ट और क्रिस्टल बैक स्पाइडर पर टिकी थी। तुम दोनों को मारने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा हूं। मैं अपने बचे हुए समय में अपनी शेष शक्ति का अधिकतम उपयोग करके सबसे बड़ी जीत हासिल करने का प्रयास करूंगा तथा अपना सर्वोच्च संभव अंतिम स्कोर बनाने का प्रयास करूंगा। भाला, मुझे दो। जैसे ही लिन मिंग ने ये सोचा, हथियारों की पंक्तियां जो पहले गायब हो गई थीं, उसके सामने फिर से प्रकट हो गईं। लिन मिंग के हाथ में एक अधिपति भाला दिखाई दिया। ये तो अधिपति का भाला निकला। यह अधिपति भाला शक्तिशाली डार्क स्टील से तैयार किया गया था। ऐसे भाले ने विनाशकारी शक्ति के बदले में अपनी लोच का त्याग कर दिया। अधिपति के भाले का डंडा 8 फुट लंबा था तथा भाले का सिरा 8 इंच लंबा था। बैरल एक भुजा जितनी मोटी थी और क्योंकि यह भारी काले स्टील से बना था, भाले का कुल वजन 580 जिन था। भाले के एक झटके से पेड़ भी टूटकर बिखर जाएंगे। लिन मिंग की भुजा की ताकत 3200 जिन थी। इस भारी भाले को चलाना उसके लिए एकदम सही था। अच्छा भाला। लिन मिंग ने जैसे ही यह देखा वह जोर से हंस पड़ा। उसने अधिपति के भाले को कसकर पकड़ लिया और एक बड़े चाप में बाहर की ओर झपटा। तीसरे चरण के आरंभ में एक मार्शल कलाकार ने परिस्थितियों में आए परिवर्तन को न समझते हुए वार को रोकने के लिए तलवार उठाए, लेकिन वह पीछे की ओर उड़ गया। हाँ, लिन मिंग चिल्लाया और उसका पूरा शरीर एक भव्य आभा में फूट पड़ा। यांग आभा की एक प्रचंड लहर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और उसने हत्या के इरादे से आकाश को ढक दिया। 10 से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का समूह इस चीख से स्तब्ध रह गया और अप्रत्याशित रूप से इतना घबरा गया कि आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। लिन मिंग के नीचे का फर्श टूट गया जब उसने अपने पैरों को जमीन पर पटका और प्रकाश की किरण की तरह आगे की ओर बढ़ा। अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली आभा और हाथ में 580 जिन अधिपति भाला के साथ उसने क्रिस्टल समर्थित मकड़ी पर हमला किया। हिस। क्रिस्टल समर्थित मकड़ी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और मकड़ी के रेशम को सीधे लिन मिंग की छाती पर थूक दिया। यह मकड़ी का रेशम एक इंसान को बांध सकता था और यह बहुत तेज भी था। ये तीर जैसा तो नहीं लगता, लेकिन ये किसी व्यक्ति के शरीर को भेद सकता है। यहाँ तक कि परिवर्तनकारी मांसपेशी स्तर का एक विशेषज्ञ भी इस मकड़ी के रेशम का सामना करने पर बचकर निकल सकता है। लेकिन एक बार चकमा देने के बाद क्रिस्टल समर्थित मकड़ी पीछे हट सकती है और अपना लंबी दूरी का हमला जारी रख सकती है। लिन मिंग ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला। वह मकड़ी के रेशम की ओर दौड़ा और अधिपति भाले से उस पर वार किया। मकड़ी का रेशम कितना पतला और पतला था। भाले की नोक तो केवल एक बिंदु थी। उसे तेज गति से मारना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। यद्यपि लिन मिंग को निशानेबाजी का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने वर्षों तक हड्डियों को काटने वाले चाकू से काम किया था। अपनी पैनी निगाहों से उसने अनुभव और सटीकता अर्जित की थी। बस इसी के साथ उन्होंने वांग यानफेन के सत्य के 9 पद को अपनी मुट्ठी से हरा दिया था। लेकिन चाहे वह मुट्ठी हो या हड्डी काटने वाला चाकू, हाथ में 580 जिन अधिपति भाला होने पर यह मूलतः किसी अन्य चीज को चलाने से भिन्न नहीं था। मेरे लिए ब्रेक लो, लिन मिंग गुस्से से चिल्लाया। अधिपति का भाला मकड़ी के रेशम पर लगा। मकड़ी का रेशम तीर की तरह तेज था, लेकिन उसका वजन वास्तव में फड़फड़ाती हुई कपास की तरह था। 580 जिन अधिपति भाले का मकड़ी के रेशम से टकराना एक दौड़ते हुए घोड़े का मक्खी से टकराने जैसा था। इसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अधिपति भाला सीधे क्रिस्टल समर्थित मकड़ी की 8 आंखों में घुस गया। क्रिस्टल बैक स्पाइडर ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका रेशम एक भाले से अवरुद्ध हो जाएगा। इस समय वह भाले के ठंडे, घातक बिंदु के प्रति संवेदनशील था। गति क्रिस्टल समर्थित मकड़ी की ताकत नहीं थी। इसकी असली शक्ति इसके बख्तरबंद शरीर में निहित थी और इसकी रक्षात्मक क्षमताएं पत्थर के खंभों के बराबर थीं। अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए यह आमतौर पर इस अद्भुत रक्षात्मक शक्ति पर निर्भर रहता था। लेकिन फिर भी ये 580 जिन अधिपति भाले को कैसे रोक सकता था जो लिन मिंग की 3200 जिन शक्ति के साथ संयुक्त था? पाह। क्रिस्टल समर्थित मकड़ी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि उसका मस्तिष्क लिन मिंग के भाले से छेदा गया था। तसी। वह मकड़ी, जो एक छोटी गाय जितनी बड़ी थी, जमीन में ठोंकी हुई थी और उसके 8 पैर अभी भी हिल रहे थे। एक ही भाले ने दुश्मन को मार गिराया था।
जैसे ही लिन मिंग ने अपना भाला निकाला और अन्य ऑल्टरिंग मसल मार्शल कलाकारों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ा, हरे रंग का बलगम तरल बाहर निकल आया। हालांकि इस समय लिन मिंग के दिमाग के पीछे एक हल्की सी सनसनी थी, जैसे कि कोई जहरीला सांप पीछे से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा हो। वह एक ओर को हट गया और जहां वह खड़ा था वहां एक चमकती हुई बिजली की रोशनी जमीन को चीरती हुई दिखाई दी। मार्शल कौशल। लिन मिंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसके पीछे एक काल्पनिक आदमी खड़ा था जो तलवार पकड़े हुए था और बांस की टोपी पहने हुए था। बदलती मांसपेशियों का शिखर। ये दुश्मन वही था जो क्रिस्टल समर्थित मकड़ी को मारने के बाद प्रकट हुआ था। न केवल इसकी साधना परिवर्तनकारी मांसपेशी के शिखर तक पहुंच गई, बल्कि यह मार्शल कौशल का उपयोग भी कर सकता था। ये देखकर कि उसका दुश्मन अल्टरिंग मसल के शिखर पर था, लिन मिंग का दिल वीर गर्व से भर गया। ये पहली बार था जब वह अल्टरिंग मसल के चरम पर किसी दुश्मन से लड़ रहा था। क्या लिन मिंग घायल नहीं हुआ था? अब तक उसका काम खत्म क्यों नहीं हुआ? यह आदमी बहुत ताकतवर है। तीसरी अगरबत्ती पहले ही आधी जल चुकी है। घायल होने के बाद भी वह धूप की आधी तीली बचा पाने में सफल रहा। मंच पर केवल 6 लोग बचे हैं। अंतिम व्यक्ति का परिणाम 139 था। यह अविश्वसनीय है कि वह वहां पर बने हुए हैं। उपस्थित दर्शकों में से अधिकांश लोग नहीं चाहते थे कि अन्य लोग सफल हों। ये लिन मिंग पहले से ही घायल है। यह अवश्यंभावी है कि उसकी युद्ध क्षमता कम हो जाएगी, भले ही वह अपनी जिद के कारण वहां टिके रहने में कामयाब हो रहे हों, लेकिन ये पता नहीं है कि वह कितने अंक हासिल कर सकते थे। जब ये लोग बात कर रहे थे तो वेदी पर खड़े 2 लोगों को खांसी आ गई, जो स्पष्टतः गंभीर रूप से घायल थे। वे अधिक समय तक टिक नहीं सके और वे वेदी से बाहर निकल गए। उनमें से एक चौंकाने वाला लिन मिंग था। लिन मिंग पीला पड़ गया था और उसकी हर सांस भारी थी। कुल मिलाकर इस बार उनका प्रदर्शन उत्तम नहीं था, अन्यथा वे कुछ और रैंक आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। अपने अंतिम क्षणों में वह अपने शत्रुओं का वध करने के लिए भाला चलाने में सक्षम था, जिसमें प्रारंभिक ऑल्टरिंग मसल चरण के 2 शत्रु भी शामिल थे। इस भीषण युद्ध से उन्हें बहुत लाभ हुआ था। लिन मिंग अंततः बाहर आ गया। इसमें 2.5 अगरबत्ती का समय लगा। ये बहुत अनुचित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह शीर्ष 150 रैंक में प्रवेश करने में सफल होंगे। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल और गोल्डन स्कारलेट स्नैक पिल वास्तव में अतुलनीय रूप से अद्भुत औषधियां हैं। ये लड़का कुछ दिन पहले तक वांग यानफेंग जैसा ही था, लेकिन अब इन 2 अद्भुत दवाओं को लेने के बाद वह इस स्तर पर है। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं भी इसे खा सकूं, भीड़ ने कहा। कई लोग ईर्ष्यालु थे और मानसिक रूप से लिन मिंग के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सके। इस समय रैंकिंग स्टोन जादू सरनी चमक उठी। पहली रोशनी एक व्यक्ति था जो लिन मिंग के साथ ही बाहर आया था। फ्लैश के बाद उनका नाम 136 रैंकिंग में आया। जब युवक ने ये परिणाम देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह केवल 17 वर्ष के थे और उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में 2.5 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। ये परिणाम प्राप्त करना काफी अच्छा था। तभी लिन मिंग का नाम चमक उठा और वह अचानक 210 रैंकिंग से मूल स्थान से गायब हो गया। 100 से अधिक जोड़ी आंखें पत्थर की पट्टिका पर नजर गड़ाए हुए थीं, जो परिणाम अपडेट कर रही थी। रैंकिंग स्टोन में कुल 23 पंक्तियां थीं। प्रत्येक पंक्ति में 10 नाम थे। अधिकांश लोगों की निगाहें 15 पंक्ति पर टिकी थीं, क्योंकि यह 140 से 150 की रैंकिंग थी और यहीं पर लिन मिंग का नाम आने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि जादुई व्यू की छवि का यह भाग पानी की तरह शांत था और इसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ था। किसी को भी आश्चर्य महसूस करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रैंकिंग स्टोन की 13 पंक्ति में वास्तव में उतार चढ़ाव रहा। 125 रैंक और 126 रैंक को एक अदृश्य शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया और फिर 2 पात्र लिन मिंग प्रभावशाली रूप से उनके बीच प्रकट हुए। लिन मिंग रैंक 126। स्वर्ग की कसम, वह केवल 15 साल का है। जब 100 से अधिक शिष्यों ने लिन मिंग की स्थिति देखी तो दर्शकों में एक सामूहिक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यहां तक कि लिंग सेन, ताकू और झांग गुवानयू ने भी ऐसी असामान्य रैंकिंग हासिल नहीं की। अपने पहले रैंकिंग युद्ध के दौरान लिंग सेन 145 स्थान पर थे, ताकू 142 स्थान पर थे और झांग गुवानयू ने उन दोनों को नष्ट कर दिया था और शीर्ष 140 रैंकिंग से गुजरते हुए 138 स्थान पर पहुंच गए थे। और यहां तक कि यह लिन मिंग के 126 स्थान की तुलना में बहुत ही निम्न परिणाम था। ये जानना जरूरी था कि रैंकिंग में हर कदम अधिक कठिन होता जा रहा था। ये सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थी। कुछ लोग अभी भी हठपूर्वक रैंकिंग स्टोन को घूर रहे थे, मानो उन्हें ऊपर दिखाए गए परिणामों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। क्या चट्टान की जादुई व्यूह रचना में कोई समस्या है? अभी तो केवल 2.5 अगरबत्ती का समय बीता है। कोई रास्ता नहीं है कि वह 126 स्थान पर पहुंच सके। रैंकिंग स्टोन के शिलालेख 7 गहन घाटियों से एक जियांटियन मास्टर द्वारा तैयार किए गए थे। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? परिणाम गलत नहीं था। यदि कोई 130 रैंकिंग से आगे बढ़ना चाहता था तो उसे आमतौर पर लगभग 3 अगरबत्ती का समय खर्च करना पड़ता था। एकमात्र परिदृश्य जिसमें वे अधिक अंक प्राप्त कर सकते थे वह यह था कि यदि उनकी ताकत अधिक होती और वे दुश्मन के साथ लंबे समय तक हाथापाई में शामिल नहीं होते, बल्कि उन्हें केवल कुछ चालों में ही मार देते, एक व्यक्ति ने धीरे से कहा। यह व्यक्ति लिन मिंग का प्रशिक्षक होंग शी था।
होंगशी की बातें सुनकर कुछ लोगों के पेट में ऐंठन हो गई और उनके मुंह सूख गए। इतनी ताकत की दुश्मन भी जवाबी हमला नहीं कर सके। क्या इस छोटे बच्चे में इतनी बड़ी शक्ति है? ये बहुत भयानक था। झांग कैन के चेहरे पर बदसूरत भाव थे जब वह लिन मिन को घूर रहा था। 126। हालांकि यह उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर था, लेकिन यह युवक उससे 3 साल छोटा था। ये लिन मिन, मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह की दिव्य सामग्री खाई है कि वह इस हद तक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन वह केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर है। क्या वह वास्तव में केवल अपनी मध्यम तृतीय श्रेणी की प्रतिभा के साथ क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल की इतनी अधिक प्रभावकारिता को अवशोषित करने में सक्षम था? लिन मिंग ने झांग कैन को घूर कर देखा और उसकी आंखों में लड़ने की भावना झलक उठी। 1 महीने का समय शेष होने पर झांग कैन से आगे निकलना कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, लिन मिंग के कानों में एक आवाज गूंजी। ये झांग कैन की ओर से सच्चे सार द्वारा भेजा गया अभिवादन था। आप वास्तव में मुझे एक अच्छा आश्चर्य देने में कामयाब रहे। यद्यपि आप केवल एक घटिया मध्यम तृतीय श्रेणी की प्रतिभा हैं, फिर भी आप क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल दोनों की प्रभावकारिता को अवशोषित करने में कामयाब रहे और रैंक 126 प्राप्त किया। लेकिन आप बहुत भोले हैं अगर आप सोचते हैं कि इस तुच्छ प्रदर्शन के साथ आप शेष समय में मुझे हराने में सक्षम होंगे। आपके पास भी कुछ ऐसी क्षमता थी कि आप क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल जैसी अद्भुत दवाइयां प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपकी किस्मत मेरे पास ही है। भले ही आप यहां तक पहुंच गए हों, लेकिन गोलियों के कारण हुई इस तरह की भारी वृद्धि का मतलब केवल यह है कि आपका वास्तविक सार अशुद्ध है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इसे अपने पास उपलब्ध कम समय में शुद्ध कर सकते हैं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम ऐसा कर सकते हो, बेटा? तुम हार जाओगे, झांग कैंग ने गुस्से से कहा और 10,000 हत्या सरनी की ओर बढ़ गया। वह पुनः अपना धैर्य वापस पाने में असमर्थ था। अंतिम शिष्य जिसने लिन मिन के साथ मूल्यांकन में भाग लिया था, अंततः 10,000 हत्या तंत्र द्वारा गोली मारकर उसे मार गिराया गया। हालांकि वह बहुत लंबे समय से भ्रम के अंदर था, लेकिन उसकी रैंकिंग वास्तव में लिन मिंग से कमतर थी। वह शीर्ष 130 रैंक भी पार करने में सफल रहे थे, लेकिन उनका स्थान केवल 129 था। 10,000 संहारक व्यूह पुनः सक्रिय होने लगा, क्योंकि इसके प्रतीक और रून प्रकाशित हो गए। 12 स्थानों पर बैठे शिष्यों में झांग कैंग भी था। मूल्यांकन शुरू होगा। जब जादुई श्रृंखला प्रकाश से चमकने लगी, तो झांग कैंग वेदी पर शांत भाव से बैठ गया। उसकी हर सांस समान और लंबी थी, मानो वह शांतिपूर्ण ध्यान में हो। यद्यपि 10,000 संहारक व्यूह एक जादुई व्यूह था, परंतु उसके अंदर का भ्रामक संसार वास्तविकता से अविभाज्य था। वास्तविक सार या शारीरिक शक्ति का सेवन करने से व्यक्ति की सांस तेज हो जाती है और हृदय गति तेज हो जाती है। यहां तक कि चोट लगने से भी उनका शरीर पीला पड़ जाता था और पूरे शरीर में दर्द होता था। झांग कैंग के इतने आराम के कारण मैजिक एरे में जिन दुश्मनों का वह सामना कर रहा था, वे उसके वर्तमान मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं थे। ये साथी प्रशिक्षु झांग कैंग है। वह रैंक 109 पर एक मास्टर है। वास्तव में एक भयंकर मार्शल कलाकार है। जैसे ही एक नए शिष्य ने यह सुना, उसकी आंखें उत्साह और विस्मय से भर गईं। ये पहली बार था जब उसने इतने उच्च पदस्थ पुराने शिष्य को देखा था। हाँ, मैंने सुना है कि आखिरी बार उन्होंने रैंकिंग युद्ध में 3 महीने पहले भाग लिया था। अब तक तो उसे और अधिक प्रगति कर लेनी चाहिए थी। वह शायद शीर्ष 100 में भी जगह बना लें। लिन मिंग ने धूप को जलते हुए देखा और जल्द ही धूप की दूसरी छड़ी अपने अंत तक पहुंच गई। इन 2 अगरबत्तियों को जलने में जितना समय लगा, उससे पहले ही 10,000 संहारक सेना ने कई शिष्यों को बाहर निकाल दिया था। उनमें से एक पृथ्वी हॉल के नए शिष्यों में से एक था। उनकी नई रैंकिंग 215 थी, जो उनके पहले रैंकिंग युद्ध के लिए बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं था। तीसरी अगरबत्ती भी जलने लगी और देखते ही देखते आधी रह गई। इसके साथ ही झांग कैंग ने लिन मिन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उनकी ताकत और उम्र को देखते हुए यह स्वाभाविक था कि वह सपनों की दुनिया में अधिक समय तक टिके रहेंगे। वहां मौजूद किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यह एक गलती थी। केवल अगर झांग कैंग यहां असफल हो जाता तो यह असाधारण होता। जब तीसरी अगरबत्ती पूरी तरह जल गई, तो झांग कैंग को अंततः कमजोरी महसूस होने लगी। जब चौथी अगरबत्ती जलने लगी तो झांग कैंग को खांसी आ गई। वह स्पष्ट रूप से 10,000 वध श्रृंखला में घायल हो गया था, और जब चौथी अगरबत्ती आधी तैयार हो गई, तो झांग कैंग को वेदी से बाहर निकाल दिया गया। अंतिम रैंकिंग 103। जब झांग कैंग 10,000 हत्याओं की कतार से बाहर आया, तो उसने अपनी नई रैंकिंग पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कि ये परिणाम संतोषजनक नहीं था। यद्यपि वे अपनी पुरानी रैंकिंग से 5 से अधिक स्थान आगे बढ़ गए थे, फिर भी उनकी मूल आशा शीर्ष 100 रैंकिंग में पहुंचने की थी। उसने लिन मिन की ओर देखा और आवाज संचारण के साथ कहा, अब से 1 महीने बाद निर्णायक लड़ाई में मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन लिन मिंग ने झांग कैंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वह उस हथियार के बारे में सोच रहा था जिसे उसने चुना था, भाला। उसे एक अच्छा भाला ढूंढना पड़ा। निरीक्षण पूरी सुबह तक जारी रहा। सुबह के समय मूल्यांकन के लिए आए अधिकांश मार्शल कलाकार साधना के निचले स्तर, शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण और तीसरे चरण पर थे, और उनकी रैंकिंग शीर्ष 100 से बाहर थी।
दोपहर से कुछ पहले ही वरिष्ठ शिष्यगण अंततः 10,000 संहारक सेना में पहुंचने लगे। ये शरीर परिवर्तन के चौथे चरण, मांसपेशी परिवर्तन के गुरु थे, और उनकी ताकत पिछले शिष्यों से पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। उनमें से कई ने शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया। 7 गहन मार्शल हाउस के कई नए शिष्य उत्साह से भरे युवा थे, जो रैंकिंग युद्ध का निरीक्षण करने के लिए रुके थे, लेकिन लिन मिंग जल्दी चले गए। यदि वह वास्तव में इन महारथियों को युद्ध में लड़ते हुए देख सकता तो वह निश्चित रूप से रुक जाता, लेकिन इस समय वह केवल यही देख सकता था कि वे सभी 10,000 वध करने वाली व्यूह रचना की वेदी पर बैठे हुए हैं, इसलिए वह उससे कुछ भी नहीं सीख पाया और इसलिए वहां रुकने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। दोपहर से कुछ समय पहले लिन मिंग कई गलियों और सड़कों से होते हुए स्काई फॉर्चून सिटी की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित हथियार की दुकान डिवाइन वेपन हॉल में पहुंचा। दिव्य हथियार हॉल स्काई फॉर्चून सिटी की सबसे प्राचीन हथियार की दुकान थी। इसका प्रबंधन पिछले राजवंश से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इसका गौरवशाली इतिहास शायद स्काई फॉर्चून किंगडम से भी अधिक गौरवशाली रहा होगा। 200 वर्ष पूर्व आकाशीय भाग्य साम्राज्य की स्थापना एक राष्ट्र के रूप में की गई थी, लेकिन दिव्य शस्त्र हॉल वहां कम से कम 100 वर्षों से पहले से मौजूद था। लिन मिंग ने दूर से दिव्य हथियार हॉल को देखा। विशाल मंडप शैली की इमारत में 9 सुसज्जित मंजिलें थीं और चारों ओर बिखरे हुए सैनिकों की प्रतिमाएं थीं, जो सर्वोच्च मनोबल का एहसास कराती थीं। प्रवेश द्वार पर सुंदर स्वर्ण जड़न का काम किया गया था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक लकड़ी का बैनर लगा था, जिस पर मोटे काले अक्षरों से गंभीर अक्षर लिखे हुए थे तथा उसे चांदी की जंजीरों से बांधा गया था। प्रवेश द्वार की एक झलक पाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अप्रतिरोध्य आभा उस पर टूट पड़ी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस व्यक्ति ने इन पात्रों को लिखा था वह मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ था। स्टो में बहुत अधिक मेहमान नहीं थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनमें से आधे से अधिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे, और उनमें से कई बोनफोजिन के शिखर पर थे। इससे लिन मिंग चुपके से चौंक गया। ये विशेषज्ञ पल्स कंडेंसेशन पीरियड से केवल एक कदम दूर थे। बेशक उस एक कदम को आगे बढ़ाना और उस क्षेत्र तक पहुंचना एक अतुलनीय रूप से कठिन कदम था। लिन मिंग ने 7 गहन मार्शल हाउस छोड़ने से पहले अपने स्कूल की अनूठी वर्दी पहन ली थी। इसलिए यद्यपि उसकी उम्र अभी कम थी, फिर भी वह सल्स क्लर्क का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। वह 7 गहन मार्शल हाउस के केवल एक शिष्य थे, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी बहुत ऊंची थी। युवा नायक, आप किस प्रकार का हथियार खरीदना चाहेंगे? भाला, लिन मिंग ने जवाब दिया। ओह, सल्स क्लर्क ने थोड़ा अचंभित होकर कहा। वहां भाले खरीदने के लिए बहुत अधिक लोग नहीं आए। यदि ऐसा होता भी तो वह आमतौर पर लंबा और बलिष्ठ आदमी होता। यहां आने वाले 99% युवा और छात्र अपनी तलवारें देखने आते थे। उसने यह नहीं सोचा था कि 15 या 16 साल का ये युवक जैसे ही अंदर आएगा, अपना मुंह खोलेगा और भाला खरीदने के लिए कहेगा। ये युवा नायक किस प्रकार का भाला खरीदना चाहेगा, और आप किस तरह की कीमत का लक्ष्य बना रहे हैं? क्या आपके पास यहाँ कोई दुर्लभ खजाना है? लिन मिंग ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। खजाने के भाले? सल्स क्लर्क को यह उम्मीद नहीं थी कि यह युवक उसे फिर से ऐसे आश्चर्यजनक प्रश्न से आश्चर्यचकित कर देगा। एक खजाना भाला महंगा था। इसकी कीमत अक्सर 10 से 20 हजार सोने के टैल होती थी, और उच्च गुणवत्ता वाले भाले कभी कभी 30 से 40 हजार तक भी होते थे। क्या ये युवक इतना धनवान था? वास्तविकता ये थी कि लिन मिंग के पास फिलहाल इतना सोना नहीं था, लेकिन अगर उसे समय दिया जाता तो वह इसके लिए योजना बना सकता था। युवा नायक, हमारी दुकान में वर्तमान में कोई खजाना रैंक भाला नहीं है। यदि आप खजाना रैंक तलवारों या कृपाणों पर एक नज़र डालना चाहते हैं, तो हमारे पास एक विस्तृत विविधता है जिसमें से आप चुन सकते हैं। लिन मिंग को घटनाओं के इस मोड़ पर थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने यह नहीं सोचा था कि दिव्य शस्त्र हॉल में भी खजाने वाले भाले नहीं होंगे। वहां खजाने के भाले बहुत कम थे। सल्स क्लर्क ने आगे कहा, खजाने के दर्जे के भाले के लिए इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी मांग भी कम नहीं है। 2 महीने पहले हमारे पास एक भाला था, लेकिन वह पहले से ही आरक्षित था और बिक चुका था। ओह, जहां तक मुझे पता है, स्काई फॉर्चून किंगडम में ऐसे बहुत कम मार्शल कलाकार हैं जो भालों का प्रयोग करते हैं। क्या ये खजाना श्रेणी के भाले वास्तव में बिक्री योग्य हैं? हाँ, वे बहुत लोकप्रिय वस्तु हैं। ऐसे बहुत से मार्शल कलाकार नहीं हैं जो इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन सेना करेगी। कुछ जनरल खजाना रैंक वाला भाला खरीद लेते हैं, लेकिन चूंकि पर्याप्त खजाना रैंक वाले भाले उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यहां तक कि शानदार करियर वाले और अनेक सराहनीय सैन्य सेवाओं वाले जनरलों के पास भी खजाना रैंक वाला भाला नहीं होता। यदि यह युवा नायक स्काई फॉर्चून किंगडम में खजाना रैंक भाला खरीदना चाहता है, तो यह बहुत मुश्किल होगा। तो यह ऐसा ही था। लिन मिंग को तुरंत समझ आ गया कि भाला सेना में इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा हथियार था। प्राचीन काल से ही, जब तक कोई प्रसिद्ध सैन्य नेता होता था, तब तक 80% लोग युद्ध में भाले का प्रयोग करते थे। शेष 20% लोग बड़े गुआंदाव, त्रिशूल, परशु तथा भाले जैसे अन्य हथियारों का प्रयोग करते थे। ऐसे बहुत कम प्रसिद्ध सेनापति थे जो सेना का नेतृत्व करने के लिए तलवार या कृपाण पर निर्भर रहते थे। युद्ध के लिए सेना को रवाना करते समय प्रायः युद्ध के घोड़े पर सवार रहा जाता था। उस समय तलवार या कृपाण बहुत छोटी होती थी तथा घोड़े पर उसकी मारक क्षमता सीमित होती थी। इसलिए किसी को हलबड़, भाला या भाले जैसे हथियार का उपयोग करना पड़ता था, जिसकी पहुंच अच्छी हो।
हाथ में भाला लेकर यदि वे शत्रुओं की भीड़ में गिर भी जाते तो भी वे अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ सकते थे। 10 फुट लंबा भाला एक बड़े घेरे में सभी शत्रुओं को आक्रामक तरीके से मार सकता है। यह ऐसी चीज थी जिसका मुकाबला तलवार, कृपान, कुल्हाड़ी या अन्य हथियार नहीं कर सकते थे। इसलिए वह शैली जो 1000 की सेना को नष्ट कर सकती थी, केवल भाले के पास थी। यही कारण है कि स्काई फॉर्चून किंगडम के जनरलों के पास, भले ही उन्होंने तलवार के साथ एक मार्शल कलाकार के रूप में साधना की हो और तलवार से लड़ाई की हो, भाला सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, खजाने की श्रेणी वाले भाले के लिए मैं बाद में आऊंगा जब उनके पास बिक्री के लिए एक अच्छा भाला होगा। एक उच्च गुणवत्ता वाले भाले की कीमत संभवतः कई हजार स्वर्ण टैल होगी और मेरे पास इस समय इतना पैसा नहीं है। इससे पहले मैंने जो सोना खर्च किया था वह मिस्टर मुई से आया था, और हालांकि शिलालेख चिन्ह बहुत महंगे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें और अधिक की आवश्यकता है। मैं मुई को इतनी बार परेशान करता रहा हूं कि कई 10,000 स्वर्ण टैल कोई छोटी रकम नहीं है, मुझे इस बारे में उससे बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा खजाना श्रेणी के भाले का उपयोग करना कठिन है और इस समय मेरी मार्शल आर्ट की साधना उतनी अधिक नहीं है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास खजाने के बराबर का भाला भी होता तो भी मैं उसकी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता। ये सोचते हुए लिन मिंग ने कहा, तो फिर मामला सुलझ गया समझो। क्या आप मुझे कुछ अच्छे भाले दिखाने ला सकते हैं? अच्छे से, युवा नायक, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सेल्स क्लर्क ने पलटकर लकड़ी के बक्से से एक मोटा भाला निकाला। भाले का शाफ्ट स्याह काले रंग का था और 7 फुट लंबा था। जब कोई दुकान भाला बेचती थी तो अक्सर भाले का शाफ्ट और भाले का अग्रभाग अलग अलग बेचा जाता था। भाले के शाफ्ट को क्षरण से बचाने के लिए लकड़ी के बक्से में रखा गया था। भाले के अग्रभाग को संरक्षित रखने के लिए इसे तुंग तेल के एक टब में भिगोया गया था ताकि यह सदैव चमकता रहे और प्रकाश को परावर्तित करता रहे। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार उपयुक्त भाले का शाफ्ट और भाले का अग्रभाग चुनता था और दोनों वस्तुओं को एक साथ मिलाकर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता था। युवा हीरो, कृपया देखिए, सेल्स क्लर्क ने लिन मिंग को भाले की शाफ्ट सौंपते हुए कहा। लिन मिंग ने भाले की डंडी अपने हाथ में उठा ली। इसका वजन संभवतः 30 जिन के आसपास था और यह धातु से नहीं बना था। अपने हाथ के एक झटके से लिन मिंग बता सकता था कि भाले का शाफ्ट काफी लचीला था। लिन मिंग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह इस भाले की छड़ को पूर्णिमा के चंद्रमा की दिशा में गिराएगा तो यह किसी जानवर की खोपड़ी को तोड़ सकता है। यद्यपि यह भाला धातु से नहीं बना था, फिर भी इससे किसी व्यक्ति के शरीर पर जो क्षति हो सकती थी वह धातु के डंडे से होने वाली क्षति के बराबर थी। इस भाले की कीमत कितनी है? लिन मिंग ने पूछा। 1200 स्वर्ण टैल। हालांकि उसका दिल तैयार था, फिर भी लिन मिंग तब हैरान रह गया जब उसने हास्यास्पद मूल्य निर्धारण सुना। भाले का शाफ्ट बहुत महंगा था। ये ज्ञात होना चाहिए कि एक सामान्य खजाना रैंक तलवार केवल कई हजार सोने के टैल की होगी। ये भाला कोई खजाना नहीं था। वेटर ने लिन मिंग के आश्चर्य को देखा और समझाया, ये भाला शाफ्ट काले लोहे की लकड़ी से बनाया गया था। इसे कई 100 साल पुरानी उच्च गुणवत्ता वाली काले लोहे की लकड़ी से सावधानीपूर्वक चुना गया था, जिसे 49 दिनों तक 7 सप्ताह तक झरने के पानी में भिगोया गया था, प्रत्येक सप्ताह 7 दिन, ताकि इसका पुनर्जन्म हो सके। इसके बाद इसे एक विशाल कड़ाही में विस्फोटक तेल के साथ 3 दिनों तक उबाला गया। सारी छाल को छीलकर केवल सबसे कठोर और टिकाऊ लकड़ी का कोर छोड़ दिया गया और फिर उसे स्वर्ण रेशम कीट के रेशम के साथ मिश्रित और मोड़ दिया गया। फिर स्वर्ण रेशम कीट के कपड़े से लपेट दिया गया, जिसे 3 वर्षों तक तुन के तेल में भिगोया गया था। चाहे वह काले लोहे की लकड़ी हो या सुनहरे रेशम कीट का रेशम, दोनों ही बहुमूल्य सामग्रियां हैं जिन्हें तलवार या कृपान से नुकसान पहुंचाना कठिन है। इसमें शामिल विशेष शिल्प प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के अलावा इस भाले का शाफ्ट युद्ध में बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, भले ही यह एक खजाना रैंक तलवार से टकरा जाए। इस युवा नायक को राहत महसूस हो सकती है कि आपको किसी भी तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा। सेल्स क्लर्क की भावुक व्याख्या सुनकर लिन मिंग का भी दिल धड़क उठा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस सामान्य भाले की शाफ्ट में अप्रत्याशित रूप से इतनी जटिल और उन्नत शिल्प प्रक्रिया होगी। गोल्डन सिल्कवर्म रेशम स्काई वम रेशम से घटिया और सस्ता था, लेकिन यह एक बहुत महंगी सामग्री थी। काले लोहे की लकड़ी भी बहुत महंगी थी और वह कई 100 साल पुराने पेड़ से बनी थी। इसके अलावा यदि निर्माण प्रक्रिया में एक भी गलती होती तो ये बर्बाद हो जाता। उदाहरण के लिए, यदि उबलते तेल में भिगोने में कोई समस्या हुई तो काली लोहे की लकड़ी बर्बाद हो जाएगी। भाले का डंडा भी एक आदर्श शासक की तरह सीधा और कठोर होना चाहिए था। यदि कहीं थोड़ा सा भी विचलन हुआ तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इससे भाले की शाफ्ट का मूल्य कई गुना बढ़ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा था। यदि कोई आम आदमी जीवन भर कुछ खाए पिए न और कड़ी मेहनत करे, तब भी वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा। यदि इस प्रकार का भाला सामान्य लोगों को दिया जाता तो यह एक बहुमूल्य पारिवारिक विरासत के रूप में पीढ़ियों तक चलता रहता। सेल्स क्लर्क ने कहा, भाले का सबसे महंगा हिस्सा उसका शाफ्ट होता है। यदि कोई भाला अच्छा है तो इसका 80% कारण उसका शाफ्ट होगा तथा 20% कारण उसका सिर होगा। भाला बनाने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सरल है। एक अच्छा भाला भी केवल कुछ 100 स्वर्ण टैल के आसपास ही बनता है। इस युवा नायक के लिए, यदि आप मेघशिरा गड़ा लोहे से बना भाला भी चुने तो भी वह केवल 800 टैल सोने का ही होगा। कुल कीमत 2000 स्वर्ण टैल से अधिक नहीं होगी।
युवा नायक इस बारे में क्या सोचता है? लिन मिंग ने मोटी शाफ्ट को अपने हाथों में पकड़कर उसके साथ खेला। उसे उसके प्रति कुछ प्रेम जैसा भाव महसूस हुआ और उसे दबाना उसके लिए कठिन हो गया। शाफ्ट की लोच और स्थायित्व का तो जिक्र ही न करें, यह बिल्कुल प्रथम श्रेणी का उत्पाद जैसा लगता है। अफसोस की बात है कि यह बहुत हल्का था। क्या तुम्हारे पास कोई भारी चीज है, उदाहरण के लिए एक भाले का शाफ्ट जो कई सौ जिन का होता है? ओह, सेल्स क्लर्क को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक भाले की छड़ जिसका वजन कई सौ जिन होता है, उसे नृत्य की तरह निपुणता से चलाने के लिए आपको कम से कम कई हजार जिन शक्ति की आवश्यकता होगी। क्या इस युवक का शरीर इतना मजबूत था? लेकिन अपने संदेह के बावजूद सेल्स क्लर्क ने एक और भाला शाफ्ट निकाला जो शुद्ध डार्क स्टील से बना था। ये भाला काफी मोटा था और 7 फुट लंबा था तथा इसका वजन 400 जिन से अधिक था। सेल्स क्लर्क ने स्पष्टतः इसे हटाने का अभ्यास किया था, क्योंकि उसे इसे बाहर निकालने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अंत में किसी तरह वह इसे बाहर निकालने में सफल रहा। ये भाला 800 सोने के टैल का है। डार्क स्टील महंगा था, लेकिन शुद्ध डार्क स्टील भाला शाफ्ट का उत्पादन करना अपेक्षाकृत सरल उत्पादन प्रक्रिया थी, इसलिए धातु भाला शाफ्ट भी सस्ते थे। युवा हीरो, कृपया सावधान रहें, ये बहुत भारी है। सेल्स क्लर्क को कुछ घबराहट महसूस हुई जब उसने लिन मिंग को डार्क स्टील भाला शाफ्ट सौंपा, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि लिन मिंग ने उसे एक साधारण लकड़ी के डंडे की तरह पकड़ रखा था और वह ऐसा बहुत आराम से कर रहा था। सेल्स क्लर्क की आंखें चमक उठी। इस युवक में बड़ी ताकत थी। वह मानव रूप में एक क्रूर जानवर था। लिन मिंग ने भाले की डंडी को अपने हाथों में पकड़ लिया और उस पर विचार करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे भारी कोई चीज है? भारी? वह कुछ भारी चीज चाहता है। सेल्स क्लर्क ने कहा, हमारे पास भारी विकल्प भी हैं, लेकिन कीमत भी बहुत महंगी है। ठीक ठाक है। भविष्य में किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लिन मिंग ने अपनी जेब में रखे सोने के नोटों को चमकाया। अभी भी उसके पास 1000 स्वर्ण ताल थे। जब तक वह खजाने के बराबर मूल्य वाले भाले जितना महंगा नहीं होगा, वह उसे खरीद सकेगा। सेल्स क्लर्क ने सुनहरे नोटों की मोटी गड्डी देखी और आश्चर्यचकित हो गया। बैंक नोटों का इतना मोटा ढेर, ये युवक सचमुच अमीर है। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, युवा हीरो, कृपया मेरे साथ आइए। इतना कहकर सेल्स क्लर्क दूसरी मंजिल पर चला गया। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां अचानक बहुत कम लोग थे। वहां बहुत बड़ी जगह थी और कुछ ही ग्राहक इधर उधर घूम रहे थे। एक निराशावादी अधेड़ व्यक्ति, जो लंबा ग्रे लबादा पहने हुए था, काउंटर के पीछे बैठा चाय का कप पी रहा था। सेल्स क्लर्क ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सलाम किया, फिर उसके पास जाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। ओह, इस युवा नायक को इतना भारी भाला चुनना होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन मिंग को देखते हुए दिलचस्पी से पूछा, आप कितने भारी भाले की तलाश में थे? 800 जिन्स। 800 जिन। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में चमक सी आ गई। 800 जिन के भाले को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 4000 जिन की ताकत की जरूरत होगी। क्या आप कर सकते हैं? लिन मिंग ने कहा, भले ही मैं अभी इसे स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकता, लेकिन बाद में मैं इसका उपयोग कर सकूंगा। कितना साहसी। मैं तुम्हारे लिए एक भाला ढूंढूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी उठकर एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह एक लंबी लकड़ी की पेटी लेकर लौटा। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हल्के कदम उठा रहा था, लिन मिंग ने पाया कि लकड़ी के फर्श पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का हर कदम चरमराने जैसी आवाज पैदा करता था। लकड़ी के पैनल उस भार को सहन करने में असमर्थ थे जिसे वह व्यक्ति उठा रहा था। उसके हाथ में जो लकड़ी का संदूक था वह स्पष्टतः बहुत भारी था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लकड़ी का बक्सा काउंटर पर रखा और ढक्कन खोला। अंदर एक मोटे कपड़े में लिपटा हुआ 8 फुट का भाला था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कपड़े की पट्टी खोली, जिससे अचानक एक गहरे बैंगनी रंग का शाफ्ट और गहरे लाल रंग का भाला दिखाई दिया। गहरे बैंगनी रंग के शाफ्ट के शरीर पर 2 अक्षर उत्कीर्ण थे जो शिलालेख प्रतीकों में लिखे थे, वेदक इंद्रधनुष। 2 स्पष्ट शब्दों और विशाल भाले के संयोजन से ऐसा महसूस हुआ मानो कोई असीम गैस बाहर निकल रही हो। अच्छा भाला, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। इस भाले का नाम पेनिट्रेटिंग रेनबो है। इसका शाफ्ट 8 फीट लंबा और सिर 8 इंच लंबा है। यह आधा खजाना है। हम आधा खजाना, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। केवल भाले का अग्रभाग ही खजाना है, भाले का शाफ्ट नहीं। इस प्रकार यह आधा खजाना है। लिन मिंग को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। भाले के शाफ्ट को बनाने की प्रक्रिया जटिल थी, इसलिए इस पर एक सरनी रखना बहुत कठिन था। लेकिन भाले का अग्रभाग तलवार या कृपाण जैसा ही था, इसलिए इस पर एक व्यूह रचना स्थापित करना और इसे खजाने में बदलना आसान था। लेकिन अफसोस, भाले की शाफ्ट के माध्यम से उसके असली सार को जोड़ना असंभव था, क्योंकि इसमें एक सरनी की कमी थी, इसलिए इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, हालांकि भाले की शाफ्ट कोई खजाना नहीं है, लेकिन अगर कठोरता की तुलना की जाए तो यह एक साधारण मानव चरण वाले निम्न श्रेणी के खजाने के बराबर हो सकता है। खजाने और साधारण हथियार के बीच अंतर यह था कि खजाने पर एक सरनी अंकित होती थी और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपना वास्तविक सार उसमें डाल सकता था। यह कोई तथ्य नहीं था कि कोई खजाना किसी साधारण हथियार से अधिक टिकाऊ या ठोस होगा। यह हथियार सच्चे सार को केंद्रित नहीं कर सका। वास्तविक लड़ाई के दौरान जैसे ही युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता, दोनों के बीच असमानता स्पष्ट हो जाती। ये खजाना किसी भी साधारण हथियार से एक कदम अधिक शक्तिशाली होगा।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कहा, इस भाले का डंडा गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बनाया गया था और भाले का अग्रभाग में एक शिरा गड़ा लोहे से बनाया गया था। भाले की दोनों धारें गहरे सोने से मिश्रित की गई हैं और अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण हैं। भाले का अग्रभाग और भाला का शाफ्ट मूलतः एक जोड़ी के रूप में आते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कुल वजन 820 जिन्स है। गहरे बैंगनी लोचदार लोहा। जब लिन मिंग व्याख्यान में शामिल हुआ था तो उसने बुजुर्ग को इस अजीब धातु के बारे में बात करते सुना था। यह अद्भुत धातु वजन में बेजोड़ थी और इसमें उच्च स्तर की लोच भी थी। इसका उपयोग मजबूत धनुष बनाने के लिए भी किया जाता था। इससे बने धनुष में एक उच्च स्तरीय क्रूर पशु की नसों को धनुष की डोरी बनाने के लिए संयोजित करके यह आसानी से 2000 कदम दूर से तीर चला सकता था और महीन स्टील की प्लेटों को भेद सकता था। यदि इस गहरे बैंगनी रंग के लचीले लोहे का उपयोग भाले की छड़ बनाने के लिए किया जाए तो मोटी छड़ भी अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ सकती है तथा इतनी ताकत से पीछे की ओर झटका मार सकती है कि एक पेड़ टूट सकता है। यदि 5000 जिन शक्ति वाला कोई मार्शल कलाकार इसे हिलाए तो केवल दोलनों से उत्पन्न हल्का कंपन भी किसी व्यक्ति को मार सकता है। हालांकि इसके हजारों या लाखों अच्छे गुणों के बावजूद गहरे बैंगनी रंग के लचीले लोहे को गढ़ने के लिए इसे ढालने के दौरान असंख्य बार हथौड़े से पीटना पड़ा। इस पर कोई सारणी अंकित करना असंभव था क्योंकि सारणी को ठोंककर नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए इस धातु का उपयोग खजाना हथियार बनाने के लिए नहीं किया जा सका। फिर भी गहरे बैंगनी रंग का लचीला लोहा कई कारीगरों द्वारा प्रिय था क्योंकि यह भाला या मजबूत धनुष बनाने के लिए बहुत बढ़िया और उपयुक्त सामग्री थी। लिन मिंग ने गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे से बने इस भाले को अपने हाथ में ले लिया। उसने उसे थोड़ा हिलाया और भाले का पूरा डंडा कांपने लगा, लेकिन कंपन बहुत तीव्र नहीं था क्योंकि लिन मिंग की ताकत अपर्याप्त थी और वह गहरे बैंगनी लोचदार लोहे को हिला नहीं सकता था। फिर भी मध्यम आयु का आदमी अचानक चौंक गया। ये युवा लड़का, कैसी असामान्य शक्ति है। यदि वह अब भी भाले को उसी प्रकार हिला सकता है तो उसकी शक्ति 3000 जिन से कम नहीं होगी और वह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के शिखर पर था। कितना अच्छा शरीर था उसका। लिन मिंग ने अपने हाथ से भाले जैसी कुछ हरकतें की। भले ही वह 820 जिन भाले को आसानी से अपने हाथ में उठा सकता था, लेकिन वह उसे बहुत अधिक तरलता के साथ इधर उधर नहीं हिला सकता था। यदि वह ऐसे हथियार से लड़ता, भले ही लिन मिंग के पास सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला उसका समर्थन करता, तो इससे उसकी ताकत जल्दी ही समाप्त हो जाती। लेकिन लिन मिंग को चिंता नहीं हुई। जल्द ही वह अपनी बाधा को तोड़ देगा और यह वजन उसके हाथों में सही जगह पर होगा। ये भाला कितने का है? 9000 स्वर्ण टेल। 9000। लिन मिंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ये भाला अपनी कीमत के लायक था। बादल शिरा गड़ा लोहे खजाना भाला सिर की कीमत 3000 सोने टेल्स था और गहरे बैंगनी लोचदार लोहे भाला शाफ्ट की कीमत 6000 सोने टेल्स था। ये दोनों कीमतें बिल्कुल सस्ती थीं। लिन मिंग ने अपने पास मौजूद सभी सोने के नोट और यहां तक कि सोने का बैंगनी वीआईपी कार्ड भी निकाला और उन्हें काउंटर पर रख दिया। दिव्य शस्त्र हॉल मित्र राष्ट्र व्यापार संघ का हिस्सा था, इसलिए वीआईपी कार्ड से उसे 10% अधिमान्य छूट का लाभ मिल सकता था और इसकी वजह से कीमत 8100 स्वर्ण टेल हो सकती थी। फिर भी लिन मिंग के शरीर पर जितने भी सोने के सिक्के थे उनमें से 50 सोने के सिक्के अभी भी गायब थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह वीआईपी कार्ड देखा और उसकी आंखें चमक उठी। युवा नायक, क्या आप मार्शल क्वार्टर से हैं? लिन मिंग ने इसके बारे में सोचा, झिझका और कहा, नहीं, यह मार्शल क्वार्टर में मेरे दोस्त से है। हालांकि लिन मिंग ने यह बात हल्के में कही थी, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पता था कि यह छोटा लड़का निश्चित रूप से मार्शल क्वार्टर का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अन्यथा उसके लिए वीआईपी कार्ड प्राप्त करना असंभव होता और उसे दिया जाना तो और भी कठिन होता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह ऐसा ही है। चूंकि यह युवा नायक मार्शल क्वार्टर का सम्मानित अतिथि है, इसलिए इस भाले के लिए 8000 स्वर्ण टेल पर्याप्त हैं। बहुत धन्यवाद। लिन मिंग बहुत भावुक नहीं था। 100 स्वर्ण टेल न तो उसके लिए और न ही दिव्य शस्त्र हॉल के लिए कुछ खास नहीं थे। सेल्स क्लर्क ने हथियार को कपड़े की पट्टी में बांधा और उसे वापस बक्से में रख दिया। लिन मिंग ने बक्सा अपनी पीठ पर उठाया और अलविदा कहकर पीछे के पहाड़ों की ओर लौट गया। शाफ्ट गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बना था और खजाना रैंक भाला सिर बादल शिरा गड़ा लोहे से बना था। इतना अद्भुत और शानदार भाला, इसने लिन मिंग को बहुत उत्साहित कर दिया। पीछे के पहाड़ों पर पहुंचने के बाद वह एक खुले स्थान पर चले गए क्योंकि वह 820 जिन भाला ले जा रहा था। जैसे ही लिन मिंग ने अपने पैरों से घास पर कदम रखा, प्रत्येक कदम से जमीन में गड्ढा बन गया। अपनी पीठ पर भारी दबाव महसूस करते हुए लिन मिंग का दिल वीरतापूर्ण गर्व से भर गया। उसने एक बड़े पत्थर पर निशाना साधा और अचानक भाला नीचे की ओर फट गया। केवल एक धमाके की आवाज हुई क्योंकि वह विशाल पत्थर भारी भाले द्वारा तुरंत चूर्ण विखंडित कर दिया गया। भाले की शाफ्ट की लोच के कारण लिन मिंग को अपने हाथ में कोई तीव्र कंपन महसूस नहीं हुआ। ये गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे का एक लाभ था। यदि यह शुद्ध डार्क स्टील का भाला शाफ्ट होता तो इस कंपन के कारण उसका अंगूठा और तर्जनी सुन्न हो जाती। यदि प्रतिक्षेप बल अधिक होता तो शायद उसका पूरा हाथ सुन्न हो जाता। हाँ, कितना अच्छा भाला है। लिन मिंग ने लापरवाही से भाला इधर उधर घुमाया। वह भाला चलाने की कोई तकनीक नहीं जानता था तथा केवल मुट्ठी चलाने की तकनीक जैसा ही अभ्यास करता था।
हाथ में 820 जिन भाला लेकर उनका भाला नृत्य थोड़ा बेतरतीब था। लिन मिंग ने एक चौथाई घंटे तक अभ्यास किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका हाथ सूजने लगा है और उसकी ताकत कुछ कमजोर हो रही है। ये भाला भारी है। इस समय लिन मिंग के सामने एक चमकदार लौ फूट पड़ी। हम ध्वनि संचारण ताबीज। इस समय लिन मिंग के सामने एक चमकदार लौ फूट पड़ी। हम ध्वनि संचारण ताबीज। एक चौथाई घंटे में 7 गहन मार्शल हाउस के मार्शल स्टेज पर पहुंचे। मार्शल हाउस शिष्यों को रैंकिंग युद्ध में उनकी रैंकिंग के आधार पर संसाधन आवंटित करेगा। मार्शल हाउस के संसाधन। प्रसन्नता से भरे हृदय के साथ लिन मिंग ने लंबे भाले को अपनी पीठ पर बांधा और जितनी जल्दी हो सका पहाड़ से नीचे उड़ गया। यद्यपि वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह पहले की तुलना में 30% धीमा था क्योंकि वह अपनी पीठ पर बहुत भारी भाला उठाए हुए था। पहले वह पेड़ों की शाखाओं के बीच से प्रभावशाली ताकत और चपलता के साथ छलांग लगाकर निकल जाता था, लेकिन इस समय वह केवल घुटनों तक ऊंची घनी घास के बीच से ही भाग सकता था और उसका हर कदम उसके नीचे की पत्तियों को कुचल रहा था, जबकि वह अपनी पीठ पर भाला लटकाए हुए था। लेकिन इससे लिन मिंग को कोई परेशानी नहीं हुई। वास्तव में वह और भी अधिक उत्साहित था। इतना भारी भाला उठाना भी एक प्रकार का अभ्यास था। एक चौथाई घंटे के बाद लिन मिंग 7 गहन मार्शल हाउस में मार्शल स्टेज पर पहुंचे। प्रशिक्षक होंगशी बहुत पहले ही वहां पहुंच चुके थे और अर्थ हॉल के 20 नए छात्रों में से अधिकांश भी वहां पहुंच चुके थे। लिन मिंग को आते देख होंगशी ने हाथ उठाया और लिन मिंग की ओर एक जेड पर्ची फेंकी। संसाधन विवरण अंदर है, खुद ही देख लो। हाँ प्रशिक्षक। लिन मिंग ने अपनी आत्मा शक्ति जेड पर्ची में डाल दी। अंदर 7 गहन मार्शल हाउस का विस्तृत नक्शा था और मार्शल हाउस में संसाधन स्थानों के खंडों को विस्तार से रेखांकित किया गया था। जेड स्लिप की रोशनी के अंदर मार्शल कलाकारों द्वारा खेती करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हत्या की व्यूह रचनाएं थीं। वे थे गोल्डन सोल्जर हॉल, वुड पपेट लेन, लावा गुफा, बोल्डर स्लोप, आइसी पॉन्ड वाटरफॉल, वायलेंट विंड टनल और थंडर वैली। इन सातों को धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बिजली और वायु नामक 7 प्रमुख तत्व संहारक समूहों के रूप में जाना जाता था। ये 7 प्रमुख संहारक समूह पूरे वर्ष लगातार क्रियाशील रहते थे तथा वे भारी मात्रा में सच्चे सार पत्थरों को भस्म कर देते थे। यद्यपि संहारक तंत्र लगातार सक्रिय रहते थे, फिर भी वे एक समय में केवल 12 लोगों को ही एक साथ साधना करने की अनुमति देते थे। 7 गहन मार्शल हाउस में बहुत अधिक शिष्य थे, उन सभी को अपनी इच्छानुसार आने की अनुमति देना असंभव था, इसलिए समय आवंटित करने का एकमात्र तरीका यह था कि शिष्य रैंकिंग स्टोन पर चढ़ने के लिए संघर्ष करके इसे स्वयं प्राप्त करें। जो शिष्य रैंकिंग स्टोन पर नहीं थे, वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे और शिष्यों को समय आवंटित करने के लिए रैंकिंग का पालन करना पड़ता था। लिन मिंग की रैंकिंग के अनुसार वह हर महीने 3 दिनों तक किसी भी हत्या के मैदान में अभ्यास कर सकता था। इस साधना अभ्यास के अतिरिक्त लिन मिंग 7 गहन मार्शल हाउस के भंडार में प्रवेश करने और एक निम्न श्रेणी मानव चरण साधना पद्धति और 2 निम्न श्रेणी मानव चरण मार्शल कौशल पुस्तिकाओं का चयन करने के लिए भी योग्य था। लिन मिंग साधना पद्धति और मार्शल कौशल जेड पर्चियों को 7 गहन मार्शल हाउस के बाहर नहीं ला सकता था, लेकिन वह उन्हें अपने समय में अध्ययन करने के लिए डिपॉजिटरी से बाहर ला सकता था और अपने निवास पर वापस ला सकता था। युद्ध कौशल और साधना पद्धतियां तथा साधना के लिए व्यवस्थाएं, ये सबसे मूल्यवान संसाधन हैं जो 7 गहन मार्शल हाउस प्रदान कर सकते हैं। मार्शल कौशल एक मार्शल कलाकार की युद्ध क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ा सकता है। साधना पद्धति मार्शल कला का मूल है और संहारक व्यूह में अभ्यास करने में सक्षम होने से एक मार्शल कलाकार की साधना में तेजी आ सकती है और उन्हें आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। कई शिष्य इन 3 संसाधनों के लिए 7 गहन मार्शल हाउस में आते हैं। कोट: इन 3 संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण खेती विधि मैनुअल है, लेकिन मेरे पास अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन हैं, इसलिए यहाँ जो साधना पद्धतियाँ हैं उनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। इस समय मुझे सबसे अधिक आवश्यकता मार्शल कौशल और साधना कक्ष की है। ये दुख की बात है कि मैं प्रति माह केवल 3 दिन ही अभ्यास कर पाता हूँ, ये पर्याप्त समय नहीं है। मुझे रैंकिंग स्टोन पर जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ना है। लिन मिंग ने अपने मन में अपनी जरूरत की हर चीज की रूपरेखा बनाई, फिर जेड स्लिप से अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। होंगशी ने कहा, अंततः सभी लोग आ गए हैं, अब तुम सब मेरे पीछे आओ, हम लोग डिपॉजिटरी जा रहे हैं। 7 गहन मार्शल हाउस का भंडार एक मंडप था जो आंतरिक और बाहरी कमरों में विभाजित था। केवल मुख्य शिष्य ही आंतरिक मंडप में प्रवेश कर सकते थे, बाहरी मंडप बाकी शिष्यों के लिए था। आंतरिक मंडप में शीर्ष गुप्त साधना विधियां और कौशल नियमावलियां थीं, जो 7 गहन घाटियों के आचार्यों और ऋषियों द्वारा छोड़ी गई थीं। इन मैनुअलों और जेड पर्चियों को बाहरी लोगों को सौंपने की अनुमति नहीं थी, इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान था। लिन मिंग इस समय केवल बाहरी मंडप में ही प्रवेश कर पाए थे। यद्यपि बाहरी मंडप की खेती विधि पुस्तिकाएं आंतरिक मंडप की तुलना में एक स्तर निम्न थीं, फिर भी उनमें आंतरिक मंडप की तुलना में बहुत बड़ा संग्रह और उच्च स्तर की विविधता थी। इसके अंदर कई हजार जेड स्लिप्स थे जो 600 वर्षों से अधिक समय से 7 गहन घाटियों द्वारा एकत्रित और संचित किए गए थे। कभी कभी 7 गहन घाटियों के शिष्य किसी मिशन पर जाते थे और रास्ते में उनका अन्य मार्शल कलाकारों के साथ विवाद हो जाता था और वे उन्हें मार देते थे।
इन मार्शल कलाकारों के पास अक्सर साधना पद्धति की Z स्लिप्स होती थीं। यद्यपि ये Z स्लिप्स 7 गहन घाटियों के शिष्यों के लिए बेकार थे, फिर भी वे उन्हें संप्रदाय को बेचने में सक्षम थे और इससे 7 गहन घाटियों के पास साधना पद्धति Z स्लिप्स की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि ये साधना विधियां 7 गहन घाटियों की वैध मूल विधियां नहीं थीं, इसलिए वे इन्हें क्षेत्रीय मार्शल हाउसों में वितरित करते थे ताकि वहां के शिष्य उनका अध्ययन कर सकें। फिर भी ये सभी साधना विधियां आकाश भाग्य साम्राज्य के भीतर अत्यंत मूल्यवान थीं। पृथ्वी हॉल के 20 नए शिष्यों में से कईयों ने कभी भी साधना पद्धति का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए जब वे इस बाहरी मंडप में आए और चुनने के लिए इतने सारे विकल्पों को देखा तो कई लोगों की सांसें थम सी गईं और वे उत्साह से रंग गए। लिन मिंग के डिपॉजिटरी में पहुंचने के बाद उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई Z स्लिप को बाहरी मंडप की रखवाली करने वाले वार्डन एल्डर को सौंप दिया। इस Z पर्ची में न केवल संसाधनों के वितरण की जानकारी थी, बल्कि यह लिन मिंग के डेटा और परिणामों के रिकॉर्ड के रूप में भी काम करती थी। वार्डन बुजुर्ग ने अपनी आत्मा शक्ति के साथ Z पर्ची की जांच की और फिर लिन मिंग से कहा, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक साधना विधि और 2 मार्शल कौशल चुन सकते हैं। आप 3 Z पर्चियों को डिपॉजिटरी से बाहर ला सकते हैं, लेकिन वे 7 गहन मार्शल हाउस से बाहर नहीं जा सकते। भी यदि बहुत अधिक लोग Z स्लिप चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट आरक्षित करने की आवश्यकता होगी और आप इसे कितने समय तक पढ़ सकते हैं ये रैंकिंग स्टोन पर आपकी रैंक पर आधारित है। खेती की विधि की Z स्लिप की नकल करना बहुत कठिन और परेशानी भरा था, इसलिए प्रत्येक प्रतिलिपि दुर्लभ और अद्वितीय थी। कुछ साधना पद्धतियां अन्य की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित थीं, और यदि कई अन्य शिष्य उस विशिष्ट पद्धति का अध्ययन करना चुनते तो समय और संसाधनों में संघर्ष होता। आरक्षण का समय तय करना व्यक्ति की अपनी रैंकिंग पर निर्भर करेगा, इसलिए निम्न श्रेणी के शिष्य प्रायः किसी प्रसिद्ध या प्रमुख साधना पद्धति का चयन नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें उसका अध्ययन करने के अधिक अवसर नहीं मिलते। 7 गहन मार्शल हाउस वास्तव में वह स्थान है जहां शक्ति सर्वोच्च है, यहाँ रैंकिंग ही मायने रखती है। लिन मिंग ने भावुक होकर आह भरी और फिर डिपॉजिटरी में चला गया। इस समय बहुत से शिष्य भंडार में इकट्ठे थे, परंतु उनमें से कोई भी हल्की सी भी आवाज नहीं कर रहा था। यदि कोई ध्यानपूर्वक सुने तो वह सुन सकता था कि ये शिष्य आधे अगरबत्ती के बराबर समय तक अपनी सांस रोके हुए थे, क्योंकि वे एकाग्रचित होकर Z स्लिप्स में साधना विधियों का अध्ययन कर रहे थे। इतने सारे मास्टर, लिन मिंग ने हल्की सांस ली। 7 गहन मार्शल हाउस वास्तव में छिपे हुए बाघों और छुपे हुए ड्रैगन का अड्डा था। जू यान एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा थे जो ग्रीन मलबरी सिटी में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे, लेकिन यहाँ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में वे केवल शीर्ष 30 में ही आ पाए। होंगशी ने कहा, चुनना शुरू करो, चिंता मत करो, समय बहुत है। अपना चुनाव बुद्धिमानी से करें। जिन Z स्लिप्स पर कोई निशान नहीं होता वे सबसे बुनियादी कौशल और खेती के तरीके हैं। जिन पर अंक होते हैं उन्हें ग्रेड मिलता है। लाल निशान मानव चरण के निम्न श्रेणी के हैं और बैंगनी निशान मानव चरण के मध्यम श्रेणी के हैं। प्रत्येक Z पर्ची के पास एक रिकॉर्ड होता है जो ये बताता है कि कितने लोगों ने उसे चुना है। यदि आपकी रैंकिंग बहुत कम है तो मेरा सुझाव है कि आप बहुत पसंदीदा विषय का चयन न करें, अन्यथा चूंकि समय आपकी रैंकिंग के अनुसार आवंटित किया जाता है, इसलिए आपको उसका अध्ययन करने का अधिक अवसर नहीं मिलेगा। मार्शल हाउस के नियमों के अनुसार 100 से 200 रैंक के बीच वे केवल निम्न श्रेणी के मानव चरण साधना विधि मैनुअल का चयन कर सकते थे। लिन मिंग की रैंकिंग अपेक्षाकृत ऊंची थी, इसलिए वह एक लोकप्रिय साधना पद्धति चुन सकता था। हालांकि निम्न स्तरीय मानव चरण साधना पद्धति का उल्लेख भी न करें, भले ही वह उच्च स्तरीय मानव चरण साधना पद्धति ही क्यों न हो, लिन मिंग उसमें पूरी तरह से रुचि नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी उसे ऐसा दिखना था मानो वह ऐसा चाहता हो, इसलिए उसने सभी अलमारियों को खंगालना शुरू कर दिया। प्रत्येक साधना पद्धति के पास एक लेबल होता था जो प्रतीक कागज से बना होता था और उस पर उन शिष्यों के नाम होते थे जिन्होंने उस साधना पद्धति को चुना था। लोकप्रिय खेती विधियों के प्रायः 4 या 5 नाम होते थे, लेकिन कम लोकप्रिय विधियों के प्रायः कोई नाम नहीं होते थे। विभिन्न निम्न स्तरीय मानव चरण साधना विधियों के बीच का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए 100 से ऊपर के शिष्यों ने अपने से नीचे वालों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ साधना विधियां सीखी। लिन मिंग ने कुछ देर तक देखा और अचानक झांग कैन का नाम देखकर वह हिल गया। छायाहीन कला, मुझे लगता है कि यही वह खेती पद्धति है जिसे झांग कैन खेती करते हैं। जैसे ही लिन मिंग ने लेबल पर नजर डाली, वह उस पर लिखे 7 नाम देखकर दंग रह गया। इस खेती पद्धति का सभी ने सचमुच स्वागत किया। लिन मिंग ने अपनी आत्मा शक्ति को Z स्लिप में डुबो दिया और इन साधना पद्धति का अवलोकन उसके दिमाग में उभर आया। छाया रहित कला, भारी आक्रमण, हल्की रक्षा, साधक का वास्तविक सार घनत्व और शुद्धता अत्यंत उच्च होगी, यहाँ तक कि वे एक मार्शल कलाकार से भी एक स्तर ऊपर की तुलना कर सकते हैं। ये वास्तव में अपने समकक्षों के बीच सबसे अच्छी और सबसे उत्कृष्ट निम्न श्रेणी मानव चरण साधना विधियों में से एक है। यह मध्यम श्रेणी मानव चरण साधना विधि होने से बहुत दूर नहीं है। हालांकि इस साधना पद्धति का अभ्यास करना आसान नहीं है और जो लोग बड़ी सफलता के स्तर तक पहुंचते हैं वे बहुत कम हैं, इसलिए कृपया अपने चयन में विवेकशील रहें। इस अवलोकन को देखकर और ये पढ़कर कि ये बहुत कठिन था, इसलिए सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना होगा, लिन मिंग केवल मुस्कुराया और हंसा।
पृथ्वी हॉल में 100 से अधिक रैंक वाले सभी लोग प्रतिभाशाली थे और कहा जाता है कि इसे विकसित करना जितना कठिन था उतनी ही अधिक बहादुर और अभिमानी प्रतिभाशाली लोग इसकी इच्छा रखते थे। ये साधना पद्धति भी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, फिर वे इसे क्यों न चाहें। लेकिन निश्चित रूप से इस साधना पद्धति में लिन मिंग की कोई रुचि नहीं थी। वह इधर उधर देखता रहा और सहजता से किसी एक को चुनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए और वह एक कोने में रखी किताबों की अलमारी के पास पहुंच गया। भाला कला। क्या ऐसी कोई साधना पद्धति है जिसमें भाला कला भी शामिल है? वांग यानफेंग की सत्य के 9 मार्ग एक साधना पद्धति थी जिसमें तलवार कौशल शामिल था। ऐसा लगता है कि कुछ साधना पद्धतियां विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार के हथियारों पर केंद्रित हैं और उनमें उनसे संबंधित तकनीकें भी होंगी। लिन मिंग ने शेल्फ पर रखी फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक नामक जेड स्लिप को उठाया। यद्यपि 2 शब्दों वाली नींव में उच्च गुणवत्ता वाली किसी चीज का शानदार आभास नहीं था, फिर भी लिन मिंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को जेड स्लिप में डुबो दिया और इस फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का सारांश देखा। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक सभी भाला कौशलों का आधार है। ये सीधा प्रहार, व्यापक प्रहार, पुष्प नृत्य, मारक चक्र तथा अन्य प्राथमिक भाला कौशल सिखाता है। इसमें कोई भाला युद्ध कौशल शामिल नहीं है और यह सबसे सरल निम्न श्रेणी मानव चरण साधना विधियों में से एक है। ये देखकर लिन मिंग को वांग यानफेंग के सत्य के 9 मार्ग याद आ गए जब वे लड़े थे। वांग यानफेंग ने सत्य के 9 मार्ग का उपयोग किया था और उसका असली सार तलवार की धार पर 9 चमकते हरे रंग के रूनों में परिवर्तित हो गया था। यह युद्ध कौशल अतुलनीय रूप से भव्य और आंखों को भाने वाला था। सत्य के 9 मार्गों की उत्कृष्ट सुंदरता की तुलना में आधारभूत भाला तकनीक अत्यंत सामान्य और साधारण लगती थी। इसमें केवल भाला कौशल की सबसे सरल शैली थी और इसीलिए इसे निम्न श्रेणी की मानव चरण साधना पद्धति का सबसे सरल प्रकार कहा जाता था। लेकिन लिन मिंग को नहीं लगता था कि सादगी में कुछ भी गलत या बुरा है। साधना पद्धति जितनी अधिक जटिल होती उसमें उतनी ही अधिक गलतियां और त्रुटियां होती और इस प्रकार की साधना पद्धति का अभ्यास करने के लिए बहुत अधिक समय खर्च करना आवश्यक रूप से बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि बाद में उसे इसे त्यागना पड़ता। यदि ऐसा है तो सबसे बेहतर होगा कि सबसे बुनियादी आधारभूत कौशल का अभ्यास किया जाए। सीधा प्रहार, व्यापक प्रहार, पुष्प नृत्य, मारक चक्र तथा अन्य ऐसे बुनियादी कौशल सीखना कभी भी गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि वे सभी भविष्य की भाला तकनीकों से संबंधित थे। जब तक वह इस सरल शैली का अभ्यास बड़ी सफलता के स्तर तक करता रहेगा, वह इसकी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। लिन मिंग के पास शीर्ष स्तर की शारीरिक परिवर्तन मैनुअल, अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन भी थी, जो मार्शल कौशल में किसी भी असमानता की भरपाई करती थी। मैं इसे ले लूंगा, लिन मिंग ने फैसला किया। उन्होंने फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक के साइड लेबल पर नजर डाली और पाया कि उसमें कोई भी नाम नहीं था। फाउंडेशन शब्द के कारण अन्य लोग वास्तव में इसके प्रति कोई रुचि महसूस नहीं कर पाते थे। इसके अतिरिक्त यह भाले से संबंधित था, जिसका अन्य लोग अभ्यास नहीं करते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी इसकी खेती नहीं करता। अब मुझे समय आरक्षित करने की जरूरत नहीं है। इस भाला कला को चुनने के बाद लिन मिंग ने अपनी चाल तकनीक चुनने की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने उपलब्ध पुस्तकों पर नजर डाली, खोई हुई सीढ़ियां, स्वर्ग पार करने वाली सीढ़ी, बादल में लटकती रस्सी, 7 सितारों का बहता बादल, हंसपंथ इत्यादि। इनमें से प्रत्येक साधना पुस्तिका अत्यंत प्रभावशाली थी तथा उनके नाम भी बहुत अच्छे थे। उदाहरण के लिए हंसपंथ पतन, ऐसा कहा जाता था कि इसे बड़ी सफलता के स्तर तक विकसित करने के बाद कोई व्यक्ति अपने सच्चे सार का उपयोग करके गहरे नीले आकाश में बिना किसी बाधा के उड़ सकता है, जैसे कि वह एक उड़ते हुए हंस के पंथ पर हो। जहां तक 7 सितारा बहते बादल का प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि बड़ी सफलता के चरण पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति एक बार में 7 कदम चल सकता है, बिना ये बताए कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हर कदम बिग डिपर के 7 तारों पर से गुजर रहा हो और कोई व्यक्ति बादलों पर चलकर उन 7 कदमों में ही ईश्वरीय गति प्राप्त कर सकता हो। हालांकि लिन मिंग ने इन सब की जांच करते हुए अपना सिर हिलाया। वह कोने में घूमे और फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक नामक एक साधना पद्धति को चुना। लिन मिंग का विचार बहुत सरल था। इन गति तकनीकों के अर्थ को समझते हुए उन्होंने सच्चे सार को प्रसारित करने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग किया और इसे पैर और पैर की मांसपेशियों की ताकत के साथ समन्वयित किया और इस प्रकार घूमने की एक विधि बनाई। यद्यपि इन गति तकनीकों को सीखने से व्यक्ति की गति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन एक बार जब वह उच्च कोटि की गति तकनीक सीख लेता है तो उसे अपनी पुरानी पद्धति को त्यागना पड़ता है और नए सिरे से अभ्यास करना पड़ता है। लिन मिंग कुछ निम्न श्रेणी के मानव चरण चालन तकनीक पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनके नाम बहुत अच्छे थे और कानों को मधुर लगते थे, लेकिन अंततः वे मैनुअल थे जिन्हें 7 गहन घाटियों द्वारा कचरे के रूप में त्याग दिया गया और अंततः यहां तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने अपनी चाल ढाल की तकनीक चुन ली और अब युद्ध कौशल चुनने का समय आ गया था। सच तो यह है कि युद्ध कौशल चालन तकनीक के समान ही था। एक बार जब वह कुछ बेहतर सीख लेता था तो अंततः पुरानी तकनीक को बदल दिया जाता था। लेकिन अभी तक लिन मिंग के पास एक सच्चे हमले के तरीके का अभाव था, इसलिए वह एक अच्छा तरीका चुनने और उसे अपने भाला कौशल के साथ जोड़ने के लिए तैयार था। लिन मिंग की आवश्यकताएं बहुत थीं।
वह कोई भी दिखावटी या दिखावटी चीज नहीं चाहता था। वह कोई ऐसी चीज नहीं चाहते थे जो दिखावटी तो हो लेकिन जिसमें सार न हो। ये कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसका उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सके, कुछ ऐसा जो प्रहार करने के लिए छल या भ्रम का उपयोग न करता हो, कुछ ऐसा जो कम शक्तिशाली न हो, और कुछ ऐसा जिसे भाले के साथ प्रयोग किया जा सके। लिन मिंग ने लगभग सभी मार्शल कौशलों की जांच की, लेकिन उन्हें अपने मानदंडों से मेल खाने वाला एक भी कौशल नहीं मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाहरी मंडप का युद्ध कौशल कचरा था जिसे 7 गहन घाटियों द्वारा समाप्त कर दिया गया। 7 गहन घाटियां जेड स्लिप्स प्राप्त होने के बाद उनकी समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार थीं। जिम्मेदार बुजुर्गों के पास निश्चित रूप से बहुत अच्छी समझ थी, जो कुछ बचा रह गया वह अच्छा कैसे हो सकता है। जब वह खोज जारी रखता था तो उसे कुछ निराशा महसूस होती थी। लिन मिंग अचानक रुक जाता था। यहाँ टूटी हुई जेड पट्टियां क्यों हैं? लिन मिंग ने पाया कि किताबों की अलमारी में कई टूटी हुई जेड पर्चियां छिपाकर रखी गई थीं। क्या ये भी साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल हैं? लिन मिंग ने बेतरतीब ढंग से एक जेड स्लिप टुकड़ा उठाया और अपनी आत्मा शक्ति को उसमें डाल दिया और सारांश उसके दिमाग में आया। उच्च श्रेणी का मानव चरण मार्शल कौशल। युद्ध कौशल अज्ञात है। हानि दर 90% है। एक बार जेड पर्ची टुकड़ों में टूट गई तो उसके अंदर की अधिकांश जानकारी भी नष्ट हो गई। चाहे वह साधना पद्धति हो या मार्शल कौशल, एक बार हानि की दर 90% तक पहुंच जाने पर सबसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी इसका अभ्यास करना संभव नहीं होगा। लिन मिंग ने आगे देखना जारी रखा और पाया कि इनमें से अधिकांश टूटी हुई जेड पर्चियां उच्च श्रेणी की मानव चरण साधना पद्धति से बनी थीं, और साथ ही कई निम्न श्रेणी की भी मिली हुई थीं। ये सामान्य बात थी। आखिरकार, यदि ये केवल निम्न स्तर की साधना पद्धति या मार्शल कौशल होता, इसके अलावा ये अधूरा होता, तो निश्चित रूप से इसे बहुत पहले ही फेंक दिया गया होता। इसे यहाँ क्यों रखा जाएगा? लेकिन बुरी बात यह है कि भले ही यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण साधना मैनुअल था, लेकिन देवताओं के राज्य से आए शीर्ष श्रेणी के अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन की तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा होगा। ये भी अधूरा था, तो लिन मिंग के लिए इसका क्या मूल्य होगा? यद्यपि ये साधना पद्धतियां उच्च स्तरीय हैं, फिर भी प्रतिभाशाली शिष्य इन्हें नहीं चुनेंगे क्योंकि इनका अभ्यास करना असंभव है। मेरे पास अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन है। इन मार्शल कौशल का प्रयास करने में अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। लिन मिंग ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की और बस देखना छोड़ने ही वाला था, जब उसने अचानक अपनी आंख के कोने में कुछ देखा और मुड़ गया। ये एक जेड स्लिप थी, जिसमें एक मार्शल कौशल था, जिसका नाम था बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फर्स्ट। इस युद्ध कौशल में प्रारंभिक भाग गायब था, और इसलिए इसे ग्रेड नहीं दिया जा सका। ये केवल वह बुजुर्ग ही था जो जेड स्लिप्स का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने इसे निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण मार्शल कौशल के रूप में रखा था। शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी वास्तव में एक अश्लील नाम था। हंसपंख गिरना, बादल लटकती रस्सी और अन्य ऐसे भव्य वातावरणीय साधना पद्धति नामों जैसे सुरुचिपूर्ण और आकर्षक नामों की तुलना में ये बस एक गंदा भिखारी था। लेकिन लिन मिंग वास्तव में जानता था कि मार्शल कौशल और साधना विधि के नाम निर्माता द्वारा चुने गए थे। कुछ कमजोर साधक कुछ बाधाओं पर अटक जाते थे और आगे प्रगति नहीं कर पाते थे। ये कमजोर मार्शल कलाकार अपना पूरा जीवन साधना पद्धतियों या मार्शल कौशल का एक सेट बनाने में बिता देते थे, और भले ही ये क्षमता में सीमित होता था, फिर भी वे एक आकर्षक और शानदार नाम के बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। उत्कृष्ट मार्शल कौशल और साधना पद्धतियां कभी भी ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके नाम की भव्यता पर निर्भर नहीं होंगी। ये शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी अपने सादे और अश्लील शब्दों के साथ पूरी तरह ईमानदार कही जा सकती है। हालांकि लिन मिंग ने इस मैनुअल पर इसके नाम के कारण नहीं, बल्कि इसके हमलों से दुश्मन के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ध्यान दिया। जेड पर्ची पर लिखा था, त्वचा पर कोई घाव नहीं दिखेगा, लेकिन अंदरूनी हिस्सा नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी रखा गया है। त्वचा पर कोई घाव नहीं दिखेगा, लेकिन अंदरूनी हिस्सा नष्ट हो जाएगा। लिन मिंग को अचानक अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन शक्ति प्रशिक्षण के प्रवाह की तरह रेशम में वर्णित नर्म कठोरता अवधारणा याद आ गई। शक्ति प्रशिक्षण के तथाकथित रेशम की तरह प्रवाह का तात्पर्य व्यक्ति की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण से था, और ये अराजक गुणों का मुकाबला करने वाली मेरिडियन शक्ति प्रशिक्षण की बड़ी सफलता का चरण था। फ्लो लाइक सिल्क में जैसे ही कोई लोहे की लकड़ी के पेड़ पर मुक्का मारता, छाल तो ठीक हो जाती, लेकिन उसका मूल भाग कपास के रेशों में बदल जाता। क्योंकि बुजुर्ग की यादों में कुछ खंड गायब थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ्लो लाइक सिल्क थोड़ा धुंधला और अधूरा था, इसलिए लिन मिंग उस चरण की पूर्ण सीमा तक नहीं पहुंच पाया था। यह बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट कुछ हद तक कैओटिक वर्चुअज कॉम्बैट मेरिडियंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ्लो लाइक सिल्क के समान है। जैसा कि कहा जाता है कि सभी जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, शायद शरीर को फाड़ने वाली हड्डी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी के पीछे भी वही सिद्धांत है जो रेशम की तरह बहने के पीछे है। लिन मिंग ने शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी की जांच जारी रखी। यद्यपि इस मार्शल कौशल में कई भाग गायब थे, फिर भी जो भाग थे वे लिन मिंग को कई ज्ञान प्रदान करने में सक्षम थे। सच्चे सार को मुट्ठी के साथ कंपन करने दो।
यदि कंपन आवृत्ति सुसंगत है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी और ये कंपन दुश्मन के अंदरूनी हिस्से तक प्रेषित हो सकती है और उनके शरीर को नष्ट कर सकती है। तो यह ऐसा ही है। जिस वरिष्ठ ने इस शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी को बनाया है, उसे सच्चे सार और शक्ति में उसकी उपयोगिता के बीच के संबंध की बहुत गहरी और व्यापक समझ रही होगी। यद्यपि देवताओं के राज्य की साधना पद्धतियां बिल्कुल उत्कृष्ट और अद्वितीय हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि देवताओं के राज्य के कौशल वे सभी चीजें हैं जिनके बारे में स्काई स्पिल महाद्वीप के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते या जिनके बारे में वे सोच भी नहीं सकते। स्काई स्पिल महाद्वीप की विरासत और विरासत का इतिहास पहले ही 10,000 वर्षों को पार कर चुका है। 10,000 वर्षों से अनेक अद्वितीय प्रतिभाएं और राक्षसी प्रतिभाएं उत्पन्न हुई हैं। उनके लिए देवताओं के राज्य के कुछ पहलुओं में समान परिणाम प्राप्त करना कोई अजीब बात नहीं है। ऐसा सोचते हुए लिन मिंग ने इस मार्शल कौशल मैनुअल को चुना और इस प्रकार उनकी एक साधना पद्धति और 2 मार्शल कौशल का सेट पूरा हो गया। जैसे ही लिन मिंग ने वार्डन एल्डर के साथ पंजीकरण करने के लिए फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक और बॉडी टीयरिंग बोन शटरिंग फर्स्ट के अपने 3 Z स्लिप विकल्प लाए, उन्होंने देखा कि काउंटर पर कई लोग इंतजार कर रहे थे। वे लोग वांग यानफेंग और कई अन्य थे। होंगशी एक तरफ खड़े होकर यह देख रहे थे कि उन्होंने कौन सी साधना पद्धतियां और कौशल पुस्तिकाएं चुनी हैं। पृथ्वी हॉल के नए शिष्यों के प्रशिक्षक के रूप में होंगशी केवल उनके सामान्य निर्देशन के लिए जिम्मेदार था और आगे उनकी मदद करने का कोई विशेष दायित्व या कर्तव्य नहीं था। हालांकि ये साधना पद्धति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए होंगशी यहां आया। उसे डर था कि उसकी देखरेख में रहने वाले शिष्य गलत निर्णय लेंगे और ऐसी साधना पद्धति का चयन करेंगे जो उनके लिए उपयुक्त नहीं होगी। वांग यानफेंग, क्या आपने इन 3 Z पर्चियों को चुनने का निश्चय किया है? वार्डन ने पूछा। मैं करता हूँ, वांग यानफेंग ने पुष्टि की और सिर हिलाया। आपने दिव्ययांग शक्ति, हंस पंख पतन और थंडर क्लाउड स्ट्राइक को चुना। इन 3 मैनुअल को साधना बहुत कठिन है, विशेष रूप से हंस पंख पतन। यह अपने वास्तविक सार में बहुत सटीक है। यदि हम उस बड़ी सफलता की सीमा तक पहुंचने की बात कर रहे हैं जब आप उड़ने में सक्षम हो जाएंगे, तो यह आपके लिए अत्यधिक कठिन होगा। क्या आप अपने चुनाव के बारे में निश्चित हैं? बड़े भाई, मैंने इस बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से सोच लिया है। वांग यानफेंग की अपनी योजनाएं थीं। उनके परिवार के पास 7 निराशाजनक कदम नामक गतिविधि तकनीक थी। हालांकि 7 डिस्पेयरिंग स्टेप्स स्वान फेदर फॉल से थोड़ा ही खराब था। लेकिन उन्होंने 7 निराशाजनक कदम नहीं छोड़े। 7 निराशाजनक कदम वह युद्ध कौशल था जिसका उपयोग वह छोटी दूरी में तेजी लाने और आगे बढ़ने के लिए करते थे, लेकिन हंस पंख पतन व्यक्ति के शरीर को निगल की तरह हल्का बनाने में सक्षम था और लंबी दूरी की आवाजाही के लिए अच्छा था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते थे, इसलिए उन्होंने स्वान फेदर फॉल को चुना क्योंकि यह उनके लिए सबसे उपयुक्त था। जहां तक गॉड यांग पावर का सवाल है, इसकी कठिनाई उतनी अधिक नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी रैंकिंग बहुत कम थी, अन्यथा उसने एक ऐसी साधना पद्धति चुनी होती जो अधिक कठिन थी और जिसमें अधिक पुरस्कार शक्ति थी, जैसे छाया रहित कला। ठीक है, वार्डन बुजुर्ग ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और वांग यानफेंग के लिए Z पर्चियों को पंजीकृत कर दिया। इन युवा प्रतिभाओं की आकांक्षाएं सूर्य से भी ऊंची थीं। वे प्रायः सबसे शक्तिशाली साधना पद्धति और युद्ध कौशल को यथाशीघ्र चुन लेते थे। हालांकि ऐसे शक्तिशाली युद्ध कौशल और साधना पद्धतियां अपनी कठिनाई में मामूली नहीं थीं। हालांकि उनसे इस बारे में सवाल करना कठिन था। युवा प्रतिभाएं कभी भी मार्शल कौशल या साधना पद्धति का चयन करते समय उसकी कठिनाई पर विचार नहीं करती थीं। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि वे कठिनाई को अपनी उभरती प्रतिभा के प्रमाण के रूप में उपयोग करना पसंद करते थे। लेकिन वे ये भूल गए थे कि 7 गहन मार्शल हाउस में हर कोई एक प्रतिभा था। साधना पद्धति में यदि कहीं ऐसा लिखा होता था कि अभ्यास करना अत्यंत कठिन है, तो वह स्वाभाविक रूप से इन अज्ञानी प्रतिभाओं के लिए होता था। ये सच है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी तुलना इन सभी अन्य प्रतिभाशाली लोगों से कैसे की जा सकती है? वांग यानफेंग के बाद 2 भाई बंधु वांग मांग और ली टाई थे। इन दोनों ने रैंकिंग स्टोन पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और इसलिए मार्शल कौशल में उनका चयन भी आसान नहीं था। आपने इन 3 साधना पद्धतियों और युद्ध कौशलों पर निर्णय ले लिया है? हमने निर्णय ले लिया है। ठीक है, तो अगला हम लिन मिंग। हाँ, लिन मिंग ने काउंटर पर 3 Z पर्चियां रखीं। वांग यानफेंग, वांग मांग और ली टाई स्वाभाविक रूप से उन पर नजर डाले बिना नहीं रह सके और इसमें जिज्ञासु होंगशी भी शामिल थे। लिन मिंग की ताकत उन लोगों के लिए स्पष्ट थी जो उससे मिले थे और वे जानना चाहते थे कि उसने किस तरह का प्राचीन और सर्वोच्च मार्शल कौशल चुना है। वांग यानफेंग ने काउंटर पर रखी 3 Z पर्चियों को देखा। ये लिन मिंग, उसकी रैंकिंग 126 है। वह छाया रहित कला या यहां तक कि पूर्ण नौ यांग या कुछ अन्य शीर्ष स्तर की साधना पद्धति चुन सकता है। मेरी शक्ति पहले से ही उसके पीछे है। यदि मुझे साधना पद्धति में भी हानि हुई तो उसे पकड़ना और भी कठिन हो जाएगा। मैं जीवन भर केवल उसकी छाया का पीछा करता रहूंगा। क्योंकि उसे लगातार असफलताएं झेलनी पड़ी थीं, इसलिए वांग यानफेंग ने लिन मिंग की ताकत का आकलन करते समय उसकी प्रतिभा का उल्लेख या उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया।
उनकी राय में लिनमिंग एक विचित्र अस्तित्व था जो प्रतिभा की बाधा को नजरअंदाज करता था और वह अब तक उसके जीवन में मिले सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। हालांकि वांग यानफेंग को इस बात को लेकर थोड़ी आशंका थी कि लिन मिंग ने कौन सी साधना पद्धति चुनी है, लेकिन वार्डन एल्डर के अगले शब्दों ने उसे अचंभित कर दिया। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक और एक अधूरा बॉडी टियरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट है। क्या ये वे 3 मैनुअल है जिन्हें आपने चुना है? ये थे साधना पद्धतियों और युद्ध कौशल के 3 समूह। आखिर यह शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी क्या थी? वांग यानफेंग ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, लेकिन वह फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक जानते थे। वांग यानफेंग भी जब इन दोनों मैनुअल को देख रहा था तो उसके पास से वह भी गुजरा था। आधार साधना पद्धति और क्रियाकलाप तकनीकों के ये 2 सेट संभवतः भंडार में सबसे बुनियादी, सरल और साधारण निम्न श्रेणी के मानव चरण मैनुअल भी हो सकते हैं। लिन मिंग ने इन्हें क्यों चुना? क्या उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है? यह सही नहीं है। मार्शल आर्ट के प्रति उनका हृदय इतना दृढ़ था, फिर उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास और भरोसा कैसे न हो? वार्डन बुजुर्ग इस चुनाव को समझने में असमर्थ थे। इस आधार साधना विधि पुस्तिका का चयन केवल मानव हॉल के शिष्यों द्वारा ही किया गया था। जितने वर्षों तक वार्डन एल्डर ने यहाँ काम किया, उन्होंने ऐसे शिष्यों को देखा जिन्होंने बहुत ऊंचे लक्ष्य रखे थे और एक ऐसी साधना पद्धति को चुना था जो उनके लिए बहुत कठिन थी, और यद्यपि वे शक्तिशाली थे, फिर भी अनिवार्य रूप से उसमें निपुणता प्राप्त करने में असमर्थ रहे और अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। प्रतिभाओं और प्रतिभाशाली लोगों के साथ इस तरह की घटना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने पृथ्वी हॉल के एक नए प्रथम स्थान वाले शिष्य को एक ऐसी साधना पद्धति चुनते देखा था जो बहुत सरल थी, जैसे कि वे साधना करने से डरते थे। और वह निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण मार्शल कौशल, बॉडी टियरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट, अधूरा था। वास्तव में इसे केवल संदर्भ मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसका अभ्यास करना पूरी तरह से असंभव था। क्या लिन मिंग को यह पता था? वह क्या सोच रहा था? अर्थ हॉल प्रशिक्षक होंगशी किनारे पर खड़े थे और वह भी समझ नहीं पाए। वे आज यहाँ इन नए शिष्यों को उपयुक्त साधना पद्धति चुनने में मार्गदर्शन देने के लिए आए थे। उसने यह नहीं सोचा था कि सबसे पहले भटकने वाला लिन मिंग होगा। उसने अपना मुंह खोला और चेतावनी दी, लिन मिंग, क्या तुमने इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है? लिन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में सोचा था। मैं एक मजबूत नींव बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक नींव खेती विधि और एक नींव आंदोलन तकनीक को चुना। होंगशी ने कहा, अच्छा, एक ठोस आधार तैयार करना गलत नहीं है। आपने फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक को चुना, लेकिन इस शरीर को चीरने वाली, शरीर को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी में 70% से अधिक मैनुअल गायब है। भले ही यह एक संपूर्ण निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण मार्शल कौशल है, फिर भी इसे अभ्यास करने के लिए अत्यंत उच्च बोध और प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और इसमें 70% तक की कमी भी होती है। आपकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 7 गहन मार्शल हाउस के बुजुर्गों के लिए भी इसे समझना और साधना करना असंभव होगा। अन्यथा क्या आपको लगता है कि बाहरी मंडप में कहीं भी एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण मैनुअल बेतरतीब ढंग से मिल जाएगा? क्या आप अपना चयन बदलना चाहेंगे? लिन मिंग ने उत्तर दिया, मैं बस इस पर ध्यान और चिंतन करना चाहता था। इसे विकसित न करना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकता हूँ। कुछ प्रेरणा प्राप्त करें? होंगशी ने भौहें सिकोड़ी। लिन मिंग एक 15 वर्षीय युवक था जिसकी साधना अभी शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर थी, और वह एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण मार्शल कौशल से प्रेरित होना चाहता था जिसमें 70% सामग्री गायब थी। वह एक मूर्ख व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था जो अपनी मूर्खता में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा शीर्ष पर पहुंचने की थी। लिन मिंग, तुम्हें सचमुच इस मानसिकता से बचना होगा कि तुम भाग्यशाली हो। इस तरह का जोखिम मत उठाओ। यहाँ तक कि अद्वितीय राक्षसी प्रतिभाएं भी शरीर को फाड़ने वाली, हड्डी को तोड़ने वाली मुट्ठी का अभ्यास करने में सक्षम नहीं होंगी। मार्शल कौशल चुनने का अवसर बहुत मूल्यवान है। यदि आप इसे चुनते हैं तो आप एक मौका बर्बाद कर देंगे। यद्यपि बाद में आप शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश करेंगे और आपके पास और अधिक चुनने के अवसर होंगे, फिर भी एक कम मार्शल कौशल एक बड़ी अफसोस की बात है। लिन मिंग मुस्कुराए और कहा, धन्यवाद प्रशिक्षक हॉन, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है और मेरा निर्णय स्पष्ट है। अच्छा, तो जैसा चाहो वैसा करो। होंगशी ने अपना सिर हिलाया। ये प्रतिभाशाली लोग बहुत जिद्दी थे। जब तक वे दुख सहन नहीं करेंगे, वे नहीं बदलेंगे। इसलिए वह उसे ऐसा करने देता और फिर पछताता। यदि वह पीड़ित न होता तो उसे ये बात याद न रहती। इस तरह लिन मिंग ने अपनी साधना पद्धति और मार्शल कौशल जेड स्लिप्स का चयन किया। उनका नाम एक जेड स्लिप नोट पर लिखा गया और फिर उन्हें 3 चाबियां प्राप्त हुई। ये 3 चाबियां वास्तव में 3 छोटे राख भूरे पत्थर थे और प्रत्येक के शीर्ष पर एक लाल निशान था। प्रत्येक कुंजी मैनुअल के एक सेट से मेल खाती थी। जब कोई नया शिष्य साधना पद्धति चुन लेता था तो जेड स्लिप को भंडारण के लिए शेल्फ पर सील कर दिया जाता था। सरनी खोलने की चाबी के बिना भले ही वे डिपॉजिटरी में प्रवेश कर जाएं, वे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पहाड़ों के पीछे एक शांत, एकांत जगह में लिन मिंग अपने आंगन में एक पत्थर की मेज पर बैठा था।
वह शांतिपूर्वक ध्यान कर रहा था, जबकि पतझड़ के पत्ते धीरे धीरे उसके चारों ओर और कंधों पर गिर रहे थे। शरद ऋतु की शांतिपूर्ण सुबह में लिनमिंग ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेने और अपने मन को उसकी इष्टतम स्थिति में लाने के लिए सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठ गया था। लिनमिंग ने पत्थर की मेज पर शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी वाली जेड पर्ची रखी थी। ये एक अपूर्ण पृथ्वी चरण मार्शल कौशल था। भले ही लिनमिंग के पास मार्गदर्शन के लिए संदर्भ के रूप में अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन थे, फिर भी उन्हें दोनों को मिलाने में सक्षम होने के लिए बहुत उच्च स्तर की धारणा की आवश्यकता थी। धारणा का किसी की युद्ध प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये किसी की आत्मा की प्रतिभा को थोड़ा प्रभावित करती थी। लिनमिंग की आत्मा प्रतिभा प्राथमिक चौथी कक्षा थी। मार्शल कलाकारों की आत्मा प्रतिभाएं आमतौर पर कम थीं। लिनमिंग की आत्मा प्रतिभा को स्काई फॉर्चून किंगडम में शीर्ष स्तर की माना जा सकता था और साधना में बेहतर चौथी श्रेणी की प्रतिभा के बराबर थी। लिनमिंग अपने मन को समायोजित कर रहा था और अपने बेकार विचारों को खाली कर रहा था। वह शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी को समझने और समझने के लिए पूरा दिन लगाने को तैयार था। उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को जेड स्लिप में डुबो दिया और लिनमिंग के दिमाग में शरीर फाड़ हड्डी चकनाचूर मुट्ठी का अधूरा शास्त्र प्रकट हुआ। ये शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी इसकी शुरुआत ही अधूरी है। शरीर को चीरने वाली हड्डी को तोड़ने वाली मुट्ठी में 70% जानकारी गायब थी। यदि यह दुर्बल करने वाला दोष मैनुअल के केवल दूसरे भाग में था, तो एक अद्वितीय प्रतिभा इसके एक छोटे से हिस्से का अभ्यास करने में सक्षम हो सकती है। लेकिन वर्तमान में लापता खंड शुरुआत में ही शुरू हो गए थे। इसके अलावा दोष भी पूरे हृदय मंत्र से गुजर गए, जिससे इसका अभ्यास करना असंभव हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी कोने में पड़ी थी और किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। यद्यपि अपने स्वयं के सच्चे सार को स्पंदित करने की अवधारणा सरल थी, फिर भी हाथ की गतिविधियों का अभ्यास कैसे शुरू किया जाए, इसकी कोई व्याख्या नहीं थी। परिचय में वह अंश गायब है जिसमें इसका वर्णन है। हालांकि लिनमिंग की यादों में बुजुर्ग की आत्मा के टुकड़े से शक्ति प्रशिक्षण के रेशम की तरह प्रवाह के बारे में एक अस्पष्ट बुनियादी और धुंधली याद थी। लिनमिंग ने इन दोनों मैनुअल को एक मान लिया और उन पर एक साथ विचार करना शुरू कर दिया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ्लो लाइक सिल्क की शुरुआत कर रहा हो। सांस लेते हुए लिनमिंग ने विचार करते हुए कहा, सच्चे सार कंपन की शुरुआत है सांस लेने। आत्मा के टुकड़े की स्मृतियों से उसने सीखा था कि मानव शरीर लाखों करोड़ों छोटी छोटी इकाइयों से बना है। चाहे वह कंकाल हो या मांसपेशियां या रक्त या कुछ और, वे इन छोटी इकाइयों से बने थे जो धूल से भी छोटी थीं। हालांकि वास्तव में उनकी संरचना बहुत जटिल थी और वे मानव शरीर में अलग अलग भूमिकाएं निभाते थे। जब साधना काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती तो सच्चा सार आंखों में घनीभूत हो जाता और उनकी दृष्टि चरम सीमा तक उन्नत हो जाती और वे इन छोटी इकाइयों की खोज करने में सक्षम हो जाते। इनमें से प्रत्येक छोटी इकाई जीवित थी, प्रत्येक सांस ले सकता था। औसत व्यक्ति के शरीर की छोटी इकाइयों में इन सभी छोटी इकाइयों के अलग अलग समय पर सांस लेने से श्वास विकार होता है, लेकिन अगर वे शक्ति प्रशिक्षण के फ्लो लाइक सिल्क के बड़े सफलता चरण तक पहुंचने में कामयाब रहे, तो वे इन छोटी इकाइयों की सांस लेने की दर को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे ताकि वे लगातार एकीकृत हों और फिर ये प्रतिध्वनित होगा। ये शक्ति प्रशिक्षण के रेशम की तरह प्रवाह की शुरुआत थी और यह सच्चे सार कंपन की भी शुरुआत थी। उस बुजुर्ग की यादों के अनुसार जब किसी मनुष्य का पहली बार गर्भधारण हुआ था तो वह अपनी मां के गर्भ में एक छोटी इकाई थी जो बढ़ती गई। उस समय क्योंकि वह छोटी इकाई केवल एक ही थी, उनकी श्वास आवृत्ति एक समान थी और इस प्रकार उस समय भ्रूण की श्वास सबसे शुद्ध थी। लिनमिंग को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ये संभव है कि जिस वरिष्ठ व्यक्ति ने शरीर को चीरने वाली हड्डी को तोड़ने वाली मुट्ठी बनाई थी, उसने मानव शरीर की छोटी इकाइयों के पीछे का रहस्य भी खोज लिया था। इस शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी का आरंभिक भाग गायब था। निम्न श्रेणी की पृथ्वी चरण की श्रेणी इसे 7 गहन घाटी के एक बुजुर्ग द्वारा दी गई थी, जो ये तय करने से पहले कि उन्हें कहां रखा जाए, जेड स्लिप्स की जांच करने के लिए जिम्मेदार था। अब ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से सटीक नहीं था। यह बहुत संभव है कि यह और भी उच्च कोटि की साधना पद्धति थी, लेकिन पूरे शरीर की छोटी इकाइयों को इस तरह से समायोजित करना कि उनकी सांस एक समान रहे कोई आसान काम नहीं था। पहले शरीर को चीरना, हड्डी को तोड़ना के निर्देशों में यह हिस्सा पूरी तरह से गायब था। लिनमिंग केवल अपनी धुंधली यादों के कुछ अंशों को याद करने का प्रयास कर सकता था। छोटी इकाइयों की सांस को नियंत्रित करने के लिए सच्चे सार के माध्यम से शरीर को समायोजित करें और अंततः छोटी इकाइयों की सांस की दर को बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करें जब तक कि वे सुसंगत न हों। लिनमिंग पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर के भीतर सच्चे सार को घुमाने लगा। वह निरंतर अपनी सांसों को अपने शरीर के अंदर की सूक्ष्म इकाइयों की सांसों के साथ मिलाने का प्रयास करता रहा। एक बार, 2 बार लिनमिंग को लगा कि उसकी सांसें लंबी और लंबी होती जा रही हैं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें एक सूक्ष्म सीमा में प्रवेश करने लगी हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी चेतना लुप्त हो गई है तथा उसका शरीर शून्य हो गया है। उसके शरीर के भीतर की असंख्य छोटी इकाइयां लिनमिंग की सांस के साथ हिलने लगी, मानो वे कंपन कर रही हों। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह ज्वार के साथ बह रहा हो। लिनमिंग लगातार ध्यान और चिंतन में था।
इस तरह वह पूरे दिन आंगन में बैठा रहा। उस दिन लिन मिंग एक शांत तालाब की तरह था। उसके कंधों, सिर और बाजुओं पर पत्तियां गिर रही थीं, लेकिन लिन मिंग पूरी तरह स्थिर रहा। जब तक सूर्य पहाड़ों पर अस्त नहीं हो गया, तब तक लिन मिंग अपने चिंतन की लंबी अवधि से जागा नहीं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये सच्चा सार कंपन और शक्ति प्रशिक्षण की रेशम की तरह प्रवाह सीमा बहुत रहस्यमय है। मैंने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन अंततः केवल एक सुराग ही ढूंढ पाया। इस सच्चे सार कंपन में मानव शरीर के छिपे हुए रहस्य शामिल हैं। औसत व्यक्ति इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बहुत शानदार है। हालांकि वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन लिन मिंग को स्पष्ट रूप से पता था कि उसे किस दिशा में जाना है। यदि वह ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे इस बात को समझ ले, तो देर सवेर वह रहस्य का पता लगाने में सक्षम हो जाएगा। लिन मिंग ने जेड नींद को दूर रखा। अजीब बात यह थी कि हालांकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसे पेट में जरा भी भूख महसूस नहीं हुई। पल्स कंडेंसेशन काल से पहले मार्शल कलाकारों को औसत आदमी की तरह ही भोजन करना और पानी पीना पड़ता था। यहाँ तक कि पल्स कंडेंसेशन अवधि में कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में केवल कुछ दिन ही भूखा रह सकता है। यदि वह लंबे समय तक कुछ न खाए, तो उसकी भूख से मृत्यु भी हो सकती है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की छोटी छोटी इकाइयां पहले ही सच्चे सार में सांस ले चुकी हैं और तृप्त हो चुकी हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ्लो लाइक सिल्क बहुत अद्भुत है। आज ही मुझे एहसास हुआ कि शायद शक्ति प्रशिक्षण के रेशम की तरह प्रवाह की तथाकथित ताकत शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि वास्तविक सार शक्ति है। यदि मैं सच्ची शक्ति का अभ्यास तब तक करता रहूं जब तक कि मैं उसे अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से प्रयोग न कर सकूं, तो ये शक्ति प्रशिक्षण के रेशम की तरह प्रवाह की बड़ी सफलता होगी। लिन मिंग अपनी भावना से भरी आह को रोक नहीं सका। अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन व्यापक और गहन थे। अनगिनत वर्षों से देवताओं के संप्रदाय के वरिष्ठ लोग अराजक गुणों के लड़ाकू मेरिडियन को निरंतर संशोधित और विकसित कर रहे थे। अंदर की प्रत्येक विधि अंतहीन अनुभव का परिणाम थी और समय परीक्षणित थी। उन्होंने अब तक इसका अभ्यास किया था और साधना के इस स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन ये तो केवल हिमशैल का सिरा था। आज मैं यहीं तक जा सकता हूं। कल मैं 7 गहन मार्शल हाउस के 7 बड़े साधना कक्षों पर नजर डालूंगा। मुझे आश्चर्य है कि इन स्थानों का खेती पर किस तरह का रहस्यमय प्रभाव होगा। जिस समय लिन मिंग ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ्लो लाइक सिल्क का अभ्यास किया था, उस समय झांग कैंग और जूयान 7 गहन मार्शल हाउस डिपोजिटरी में एक साथ चले गए थे। इस लिन मिंग ने बस एक साधना पद्धति चुनी है, लेकिन केवल 1 महीने के साथ उनका अभ्यास वैसे भी अपर्याप्त होगा। जूयान ने हाथ में बैंगनी जेड की पर्ची पकड़ते हुए कहा, यह रंग मध्यम श्रेणी की मानव चरण साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता था। झांग कैंग ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का किस तरह की साधना पद्धति का चयन करेगा। जूयान ने व्यंग्य किया, ये लिन मिंग अपनी ताकत पर बहुत अधिक आश्वस्त है। जब वह शारीरिक परिवर्तन के प्रथम चरण में था, तो उसने मुझे पछाड़ने की धमकी दी थी। वह निश्चित रूप से कुछ लोकप्रिय खेती पद्धति का चयन करेगा जिसकी खेती करना कठिन है। यदि ऐसा है, तो भले ही उसकी धारणा अच्छी हो, मैं उसे अभ्यास करने का कोई समय नहीं दूंगा। लोकप्रिय खेती विधियों को देखने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, लेकिन समय आरक्षण की अवधि व्यक्ति की अपनी रैंकिंग के अनुसार तय की गई थी। कभी कभी एक साधना पद्धति का अध्ययन करने के लिए 5 से 6 या यहाँ तक कि 6 या 7 शिष्य कतार में प्रतीक्षा करते थे। इस समय आवंटित समय दी जाने वाली रैंकिंग पर निर्भर करेगा। यदि आपकी रैंकिंग कम होगी, तो आप पंक्ति के अंत में होंगे और बहुत कम देख पाएंगे। लेकिन आमतौर पर इन 6 से 7 लोगों में से कई वरिष्ठ शिष्य होते थे। उन्होंने पहले से ही इन खेती के तरीकों का लंबे समय तक अध्ययन किया था, इस हद तक कि जेड स्लिप को देखकर अपनी खेती की विधि में सुधार करना बेकार था। उन्हें अधिक से अधिक अभ्यास और वास्तविक युद्ध की आवश्यकता थी। हालांकि ऐसी कोई शर्त भी नहीं थी कि वरिष्ठ शिष्य जेड स्लिप का लाभ लेना जारी नहीं रख सकते जब तक जूयान लोगों के साथ अपने रिश्तों का दुरुपयोग करता रहेगा। लिन मिंग को अक्सर अन्य लोगों से जेड स्लिप उधार लेनी पड़ेगी और लिन मिंग के पास अभ्यास करने के लिए जेड स्लिप नहीं होगी। बाधा डालना 7 गहन मार्शल हाउस के नियमों के अंतर्गत था। जूयान उसके साथ खुलेआम व्यवहार तो नहीं कर सकता था, लेकिन वह कुछ ऐसा कर सकता था जिससे उसे बाधा पहुंचे और घृणा हो। झांग कैंग और जूयान किताबों की अलमारियों में लिन मिंग का नाम ढूंढने लगे। उन्होंने नामों के लिए जेड चिन्हों की जांच की। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उन्होंने छाया रहित कला, पूर्ण नौ यान तथा अन्य शीर्ष हृदय मंत्र और साधना पद्धतियों को देखा। हालांकि उन्हें इनमें से किसी में भी लिन मिंग का नाम नहीं मिला। वे पीछे हट गए और एक पल के लिए सोचा, फिर निचले स्तर की साधना विधियों को देखना जारी रखा, लेकिन अभी भी लिन मिंग की छाया नहीं मिली थी। क्या चल रहा है? जूयान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। झांग कैंग ने अचानक कहा, जूयान, ये लो, मुझे मिल गया। जूयान वहां गया और उसने एक बहुत छोटे नोट पर लिन मिंग का नाम देखा। नोट पर केवल एक ही नाम था। जूयान थोड़ा स्तब्ध था। इस नोट पर केवल एक ही नाम लिखा था, जिससे ये सिद्ध होता है कि यह साधना पद्धति एक ऐसा कौशल था जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक। क्या लिन मिंग ने वास्तव में इस साधना पद्धति को चुना है? वह क्या बकवास सोच रहा था? मुझे दूसरा भी मिल गया। झांग कैंग को सुनकर जूयान ने फिर से देखा। इस बार वह एक बार फिर चौंक गया। फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक? लिन मिंग ने फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक को क्यों चुना था?
झूयान हैरान रह गया, यह अकल्पनीय था यह देखकर कि लिन मिंग ने इन साधना विधियों को चुना था। झांग कैंग ने कहा, झूयान, तुमने वास्तव में लिन मिंग को बहुत अधिक महत्व दिया है। जब उन्होंने रैंकिंग स्टोन पर 126 स्थान प्राप्त किया तो मैंने सोचा कि वह किसी प्रकार का प्रभावशाली चरित्र है, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल उनका भाग्य ही अच्छा है। उसे किसी प्रकार का सौभाग्य मिला, इसलिए उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। लेकिन देर सवेर ये सब बेकार हो जाएगा। इन 2 मैनुअलों को देखिए, इन पर भरोसा करके वह अन्य विशेषज्ञों का सामना करने की आशा कैसे कर सकता है। ये देखकर कि लिन मिंग ने इन साधना विधियों को चुना था, झांग कैंग ने कहा, झूयान, तुमने वास्तव में लिन मिंग को बहुत अधिक महत्व दिया है। जब उन्होंने रैंकिंग स्टोन पर 126 स्थान प्राप्त किया तो मुझे लगा कि वे किसी प्रकार के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल उनका भाग्य ही अच्छा है। उसे किसी प्रकार का सौभाग्य मिला, इसलिए उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। लेकिन देर सवेर ये सब बेकार हो जाएगा। इन 2 मैनुअलों को देखिए, इन पर भरोसा करके वह अन्य विशेषज्ञों का सामना करने की उम्मीद कैसे कर सकता है। झांग कैंग का मानना था कि लिन मिंग की प्रतिभा के साथ, भले ही वह फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक का अभ्यास करता हो, फिर भी उसे इससे कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा। यदि वह इन बेकार कौशलों का अभ्यास करने पर जोर देता तो एकमात्र चीज जो बढ़ती वह थी उनके बीच असमानता। हाँ, वह स्वयं इस बात से अवगत है कि उसकी योग्यताएं दूसरों से कमतर हैं, इसलिए वह ऐसी साधना पद्धति का चयन करने की हिम्मत नहीं करता जो कठिन हो। इस प्रकार का व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास का कोई अंश भी नहीं है, वह कौन सा युद्ध कौशल विकसित कर सकता है। झांग कैंग के उपहासपूर्ण शब्दों को सुनकर झूयान की भौहें तन गईं। उसने जेड पर्ची नीचे रख दी और कहा, झांग कैंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कम राय न रखें और उसे कम न आंकें। हो सकता है कि इस लिन मिंग में आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन यह मत भूलिए कि उसने ड्रीम ट्रायल पास करने का लिंग सेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो प्रवेश परीक्षा में मार्शल आर्ट के प्रति दिल की परीक्षा लेता है। जब झूयान ने यह कहा तो झांग कैंग की बोलती बंद हो गई। जब उन्होंने पहली बार ड्रीम ट्रायल में भाग लिया था तो उन्हें 3/4 घंटे का समय लगा था। उसने लिन मिंग से भी कहीं ज्यादा बुरा काम किया था। वह जानता था कि उस बाधा को एक अगरबत्ती के बराबर समय में पार करने का क्या मतलब है। चलो खोज जारी रखते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि उसने किस तरह का मार्शल कौशल चुना है। वे दोनों फिर से देखने के लिए मुड़े और काफी देर बाद उन्हें एक अधूरे जेड स्लिप के नोट पर लिन मिंग का नाम मिला। इसकी 70% सामग्री गायब है, शरीर फाड़ने वाली, हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी। आमतौर पर झूयान शांत रहता था, लेकिन लिन मिंग के नाम वाला यह नोट देखने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये लिन मिंग पागल था? वह नहीं जानता था कि यह शरीर फाड़ने वाली, हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी किस ग्रेड या रैंक की थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण कौशल था। इस स्तर की नियमावली के साथ, भले ही यह 7 गहन घाटी मुख्य संप्रदाय में हो, यह एक मार्शल कौशल होगा जो बाहरी लोगों को नहीं दिया जाएगा। यदि किसी को इससे प्रेरणा मिलने की थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी इसे 7 गहन मार्शल हाउस के भंडार में पाना बिल्कुल असंभव होगा। इस मार्शल कौशल को देखकर झूयान ने हार मानने में संकोच नहीं किया। खुद की बात तो छोड़िए, भले ही वह 7 गहन मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास की नंबर 1 प्रतिभा झांग गुवानयू हो और किन शिंगक्सुआन जैसे प्रमुख शिष्य भी हों, वे इस शरीर को चीरने वाली, हड्डी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी पर विचार करने के लिए इतने अभिमानी नहीं होंगे। ये तो उनकी सामर्थ्य से अधिक काम लेने जैसा था। ये लिन मिंग तो बहुत ही पागल था। यदि उसने केवल फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक को चुना होता तो झूयान ने अनुमान लगाया होगा कि इन विकल्पों के पीछे कुछ गहन और अथाह गहरा अर्थ छिपा था, लेकिन चूंकि उसने बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट को चुना था, इसलिए झूयान ने केवल यही सोचा कि लिन मिंग एक अधपका मूर्ख था। इस लिन मिंग की न केवल योग्यता खराब है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में भी कुछ समस्या है। यदि उसका दिमाग सुअर जैसा होता तो ही वह इस तरह का युद्ध कौशल चुनता। झांग कैंग ने चुटकी ली। इस बार झूयान ने बहस नहीं की, वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि लिन मिंग क्या सोच रहा था। झूयान ने कहा, झांग कैंग, हालांकि लिन मिंग ने जो मार्शल कौशल और साधना पद्धतियां चुनी हैं वे सामान्य नहीं है, फिर भी सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में न लेने में कोई बुराई नहीं है। ये लिन मिंग अभी भी रैंकिंग स्टोन पर 126 स्थान पर है। कारण यह है कि उसे गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल और क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल खानी चाहिए थी, और वह इन दोनों गोलियों को इतनी अच्छी तरह से अवशोषित करने में सक्षम था कि यह मुझे भी चौंका देता है। निश्चिंत रहो, वह अभी तक मेरा मुकाबला नहीं है। अगले 20 दिन बाद मैच का दिन होगा, मैं उसे पूरी तरह से पराजित कर दूंगा। आपको न केवल जीतना है बल्कि उसका आत्मविश्वास भी नष्ट करना है। नियमों के दायरे में रहते हुए उसे जितना हो सके उतना अपमान सहने दीजिए। आप उसे गंभीर रूप से घायल भी कर सकते हैं और अक्षम भी कर सकते हैं। भले ही उसका शरीर किसी दुर्लभ और बहुमूल्य औषधि से ठीक कर दिया गया हो, फिर भी वह अपने पीछे एक छिपी हुई चोट छोड़ जाएगा और उसके भविष्य की मार्शल आर्ट साधना को प्रभावित करेगा। इस लिन मिंग ने मुझसे लड़ने के लिए कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ पर भरोसा किया और वह मेरी महिला को लेना चाहता है। मैं उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा और उसे कभी भी ठीक होने में असमर्थ बना दूंगा। झूयान ने यह बात ठंडी निगाह से कही।
उसने अवचेतन रूप से अपनी मुठ्ठियां कस ली मानो वह लिनमिंग को धूल में मिला रहा हो। 7 गहन मार्शल हाउस के साधना कक्षों को 7 प्रमुख संहारक समूहों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और बिजली का प्रतिनिधित्व करता था। वे थे गोल्डन सोल्जर हॉल, वुड पपेट लेन, आइसी पॉन्ड वाटरफॉल, लावा गुफा, बोल्डर स्लोप, वायलेंट विंड टनल और थंडर वैली। ये 7 प्रमुख साधना कक्ष सामान्य जादू की व्यूह रचनाएं नहीं थीं, बल्कि वास्तविक संहार की व्यूह रचनाएं थीं। एक जादुई सरणी केवल मन में भ्रम पैदा कर सकती है। चाहे ये भ्रम कितने भी वास्तविक लगें, वे हत्या करने वाले यंत्रों की तरह नहीं थे और केवल मन में ही किसी व्यक्ति को मार सकते थे। एक बार वे जाग गए तो भ्रम टूट जाएगा और इस प्रकार ये शारीरिक परिवर्तन की साधना में सहायक नहीं हो सकेगा। शरीर की क्षमता को विकसित करने और उसे प्राप्त करने के लिए केवल एक सच्ची मारक क्षमता का ही उपयोग किया जा सकता है। इन 7 प्रमुख संहारक समूहों में से प्रत्येक पर एक समय में 12 लोग अभ्यास कर सकते थे। उन्हें एक बार में, क्योंकि मारक व्यूहों के सक्रियण और रखरखाव में बड़ी मात्रा में सच्चे सार पत्थरों की खपत होती थी, जो जादुई व्यूहों की तुलना में कई गुना अधिक थी, इसलिए स्थान सीमित थे। इसलिए आवंटित समय रैंकिंग स्टोन पर व्यक्ति की रैंकिंग पर आधारित था। यदि कोई रैंकिंग स्टोन पर 180 रैंक से नीचे था तो वह हर महीने आधे दिन अभ्यास कर सकता था। यदि उनकी रैंक 150 और रैंक 180 के बीच थी तो वे पूरे दिन अभ्यास कर सकते थे। जहां तक 150 से ऊपर के रैंक का सवाल है तो कई शर्तें थीं और आवंटित समय प्रति घंटे सटीक था। 50 से ऊपर के रैंक के लिए हर 10 रैंक पर समय बढ़ाया गया तथा अंतिम शीर्ष 3 रैंक के लिए वे हर महीने 10 दिन अभ्यास कर सकते थे। आराम और साधना के लिए समय को ध्यान में रखते हुए वे जब चाहें किसी बड़े संहारक समूह के अंदर अभ्यास कर सकते हैं। लिन मिंग ने अपनी जेड पर्ची की जांच की थी। उनकी खुद की रैंक 126 थी। वह या तो 2 दिन तक पूरे दिन अभ्यास कर सकते थे या फिर 24 घंटे लेकर उसे अपनी इच्छानुसार विभाजित कर सकते थे। अगर वह ऐसा करता तो लिन मिंग को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता और फिर उस समय आना पड़ता। स्वाभाविक रूप से उस अवधि के लिए वह स्थान उनके लिए खाली कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी नियुक्ति के समय नहीं पहुंचे तो भी उस अवधि के लिए उनका समय उपयोग में लाया जाएगा। 7 प्रमुख संहारक समूह 7 गहन घाटियों के भीतर 7 विभिन्न स्थानों पर स्थित थे। वहां पहुंचने के लिए प्रत्येक सरणी के केंद्र में एक संपूर्ण ट्रांसमिशन सरणी थी। सभी शिष्यों के अभ्यास की व्यवस्था ट्रांसमिशन एरे के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा की गई थी। सभी नए छात्रों, आपके पास 1 घंटे के लिए अपनी पसंद का कोई भी विषय चुनने का मौका है। ये समय आपके कुल समय में नहीं जोड़ा जाएगा। हत्या क्रम में प्रवेश करने से पहले आप क्रम के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ व्यक्ति से उचित कठिनाई स्तर चुनने में मदद ले सकते हैं। यहाँ अनुमानित कठिनाई स्तरों और उनकी सापेक्ष रैंकिंग के साथ एक संदर्भ चार्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं। ट्रांसमिशन सरणी के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग ने धीरे से कहा। इसके बाद उन्होंने सभी के अंक दर्ज किए और धीरे धीरे उन्हें एक संदर्भ चार्ट दिया। लिन मिंग चार्ट को देखो। उनकी अपनी रैंक 126 थी। ये कठिनाई के 7वें स्तर के अनुरूप थी। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और बिजली में से उसे किसे चुनना चाहिए? लिन मिंग के हिचकिचाने पर होंगशी ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये 7 प्रमुख हत्याएं असली हैं। अगर आप अंदर गड़बड़ करेंगे तो आपको गंभीर चोट लगेगी। इसलिए ऐसा कठिनाई स्तर न चुनें जो बहुत अधिक हो या जिसे आप संभाल नहीं सकते हों। इसके अलावा 7 प्रमुख संहारक स्थलों में से थंडर वैली का चयन न करें। बाकी लोग ठीक हैं। यदि आपके पास कोई सोल गैदरिंग पैलेट्स है तो आपको उसे लेने पर विचार करना चाहिए। यद्यपि आपके पास अंदर परीक्षण के लिए केवल 1 घंटा का समय है, लेकिन यह समय भी बहुमूल्य है। यह अभ्यास आपके शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने में सक्षम हो सकता है। लिन मिंग के पास एक आत्मा एकत्र करने वाली गोली थी। उसने होंगशी की सलाह सुनी और उसे खा लिया। और वह थंडर वैली का चयन नहीं कर सका। क्या थंडर वैली बहुत कठिन थी या फिर इसके कोई और कारण थे? लिन मिंग ने पूछा नहीं, बल्कि अंततः बर्फीले तालाब झरने पर निर्णय लिया। 7 प्रमुख कृषि संरचनाओं ने स्थानीय पर्यावरण का उपयोग करते हुए क्षेत्र का निर्माण किया तथा उनके डिजाइन भूमि के भूभाग और स्थलाकृति के अनुरूप बनाए गए। निर्माण का डिजाइन बहुत ही सरल था। लिन मिंग ने बर्फीले तालाब झरने को चुना। मूलतः ये झोउ पर्वत का एक प्राकृतिक झरना था, लेकिन सरणी द्वारा रूपांतरित होने के बाद झरने के बहते पानी में अब एक दुर्जेय स्पंदन और ऊर्जा थी। झरने के नीचे स्थित तालाब भी अतुलनीय और असाधारण रूप से ठंडा हो गया, हड्डियों को चीर देने वाली ठंड से। जैसे ही वह उस घाटी में पहुंचा जहां बर्फीले तालाब का झरना था, लिन मिंग को दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कि भूमिगत भूकंप आ रहा हो। झोउ पर्वत झरना स्काई फॉर्चून किंगडम का सबसे ऊंचा झरना था और ऊपर से नीचे तक इसकी ऊंचाई 300 फीट थी। ऊपर से पानी का प्रवाह सीधे नीचे की ओर प्रभावित हो रहा था और पानी का बल किसी हथौड़े से प्रहार के समान था। नीचे का गहरा तालाब उस झरने के हजारों वर्षों तक गिरने का परिणाम था। तालाब की गहराई पहले ही 1000 फीट तक पहुंच चुकी थी। उस भयावह जल दबाव के कारण पल्स कंडेंसेशन पीरियड का कोई भी मास्टर भी उस दृश्य को देखकर पीछे हट जाएगा। जैसे ही लिन मिंग बर्फीले तालाब झरने पर पहुंचे, वहां पानी का विशाल पर्दा था, जैसे कि पूरा तालाब भाप बन रहा हो। यह मूसलाधार बारिश और पानी की अथाह मात्रा के कारण था जो दर्जनों फीट ऊपर हवा में उछल रहा था।
झरने की गड़गड़ाहट की ध्वनि ने लिन मिंग के दिल को भी अपनी प्रतिध्वनि से हिला दिया। महान झरना, लिन मिंग ने भावुक होकर चिल्लाया। ये पहली बार था जब उसने प्रकृति का ऐसा अद्भुत आश्चर्य देखा था।